So, so today we are going to discuss about the influence line for the static determinant structure. So statically determinate structure you already know. The structure analysis one part we are going to discuss is totally about the statically determinate structures. And what does that mean? That you already know. We discussed detail of the things related to that. Now the new term is come in front of us, that is influence lines. What do you mean by that? What are their application? Why this is important to us to understand for structural point of view? So influence lines topic first start करते हैं briefly with the introduction of influence line, then we will solve some numerical with that, and slowly we are going to reach to the extreme level of that topic particularly. So let's start with the influence line definition. What does it mean? An influence line represents the variation of either the reaction, any reaction variation, shear force, moment or deflection at a specific point in a member as concentrated force moves over the member. What does it mean actually? होता क्या है या क्या इस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है? अगर आपके किसी भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के अंदर आइदर यू कैन टेक ट्रस मेंबर, आइदर यू कैन टेक ए बीम मेंबर और एनी अदर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, इफ देयर इज एनी पॉइंट फोर्स और कंसंट्रेटेड force is moving across that beam, like we already seen a bridge, like truss bridge is there, उसको आपने वन एंड से रिवर के कनेक्ट है, दूसरा एंड से रिवर के साथ कनेक्ट है, तो वन व्हीकल इज गोइंग टू पास थ्रू दैट रिवर बाय यूजिंग दैट ट्रस ब्रिज. तो अब उस व्हीकल ने क्रॉस आउट करना है, जैसे जैसे वो मूव हो रहा है तो आपको उस फोर्स के, उस व्हीकल के फोर्स के मूव होने की वजह से उसके शेयर फोर्स में, उसके मूवमेंट्स में, उसके रिएक्शंस में क्या चेंजेस आ रहे हैं बाय मूविंग दैट व्हीकल अक्रॉस दैट बीम दैट रिप्रेजेंट बाय द इन्फ्लुएंस लाइन, or that term is called influence line diagram. So basically influence line is a representation of the variation. In variation means change in reaction, change in shear force, moment or deflection, when there is a point or concentrated force moving through that member. अगर suppose कीजिए, suppose there is a member having a 10 meter length और एक 10 kN का पॉइंट लोड है. सपोज करो ए बाईसाइकिल मैन हैविंग वेट अराउंड 10 kg, ए स्मॉल चाइल्ड इज देयर, वो मूव कर रहा है आपके वन एंड से, जीरो एंड से स्टार्ट होता है और 10 मीटर लेंथ पे जाता है. तो अगर मैं चाहता हूँ कि एक एंड आपका सपोज कीजिए ए पॉइंट है, दूसरा एंड इज बी पॉइंट, ए पॉइंट पे अगर वो मेंबर मैन है या दैट चाइल्ड इज देयर, तो बी के ऊपर क्या इम्पैक्ट है उसका, फिर वो अगर सेंटर पे आया तब उसका क्या इम्पैक्ट है, और समवेयर एनी प्लेस बिटवीन द 0 to 10 मीटर, तो मेरी स्पोर्ट रिएक्शन पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, क्या वेरिएशन आ रहा है बाय मूविंग दैट चाइल्ड थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन, थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मेंबर. अगर वो 10 मीटर की लेंथ में मूव करेगा 0 से 10 मीटर तक, तो उसके शेयर में, तो उसके बेंडिंग मोमेंट में, और तो रिएक्शन में क्या चेंजेस आ रहे हैं, डिफ्लेक्शन में क्या वेरिएशन आ रहा है, दैट लेट अस नो टू अस दैट बाय इन्फ्लुएंस लाइन. इन्फ्लुएंस लाइन हमें ये बताती है. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. मीनिंग समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब आगे देखते हैं. वंस दिस लाइन इज कंस्ट्रक्टेड, एक बार हमने इसको बना लिया, when can tell at a glance where the moving load should be placed on the structure so that it creates the greatest influence at the specific point. अब मुझे ये भी पता लग जाएगा कि अगर एक बार बना लिया इस इन्फ्लुएंस लाइन को, तो वेरिएशन मुझे दे देगा, मतलब मुझे ये पता लग जाएगा भी किस पॉइंट पे ये लोड होगा, तब मेरा इसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा किसी भी पॉइंट पे होगा. सपोज कीजिए उसी बाईसाइकिल का सेंटर पे खड़े होके इन्फ्लुएंस आ रहा है रिएक्शन के अंदर 0.5 वैल्यू, सम वैल्यू 0.5, एनी एग्जाम्पलरी वैल्यू. अगर वो बी पे आता है तब कितना वैल्यू आया, इसी तरीके से अगर वो ए सेम पॉइंट पे आता है तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा. तो मैक्सिमम हमें पता है, अगर मैं रिएक्शन की बात करूं, तो अगर वो सेम पॉइंट ए पॉइंट के ऊपर अगर पूरा का पूरा 10 kN एज ए कंसनट्रेटेड फोर्स लगेगा, तो पूरा रिएक्शन किस पे आना है, ए पॉइंट पे आना है. दैट भी ऑलरेडी नो. अगर वो सेंटर पे आ जाता है तब रिएक्शन कितना आ जाएगा, हाफ हो जाता है. सिंपली स्पोर्टेड कंसीडर कर रहे हैं एज ए बी. अगर वो 1/3 आ जाता है तो डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट्स वी गेट द वैल्यू ऑफ रिएक्शन. सिमिलरली एट इफ इट रीच एट पॉइंट बी
तो ए पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, 0 आ जाएगी, सारा का सारा लोड बी पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग दैट इन्फ्लुएंस लाइन ऑफ मूविंग लोड और मूविंग दैट बाईसाइकिल, तो हमें ये भी पता लग जाएगा कि किस पोजीशन पे अगर वो लोड होगा तो उसका इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा कहाँ है। ठीक है। Furthermore, the magnitude of the associated reaction can be calculated. Shear moment or deflection at that point can then be calculated from the ordinates of influence line. Actually, influence line is not a deflected shape; it is a straight line diagram. Straight line होगा either down or up. That is a different issue. उसके ordinates हम निकाल सकते हैं by just a simple mathematics, that is similar triangle concept. वन साइड अगर हमें पता है तो दूसरी बाय द सेकंड बाय वी कैन यूज द ऑर्डिनेट, वी कैन कैलकुलेट द ऑर्डिनेट ऑफ द दैट सेकंड पॉइंट बाय यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल। तो ये कॉन्सेप्ट लेटर ऑन वी विल सी इन द प्रॉब्लम व्हाइल वी सोल्व द प्रॉब्लम्स। ठीक है, आई होप दिस पैरामीटर और दिस डेफिनेशन कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन। So let's move to the next. If you have any doubt, you can keep until I will ask to tell me. Right? Now, how to apply that approach to construct an influence line for a different reaction, shear force, or a moment? Procedure for analysis that we need to understand ultimately the concept we just seen, वो हमें एक्चुअली प्रॉब्लम में अप्लाई करना है, और उसको अप्लाई करने के लिए द वे और द अप्रोच वी नीड टू नो. Either of the following two procedure can be adopted, that is mentioned in the this slide, used to construct the influence line at a specific point P in a member for any function. Function could be influence line can be drawn for any function like reaction, shear, moment. For both of these procedure, we will choose the moving force have a dimensionless magnitude of unity. तो बेसिकली हम करने क्या वाले हैं, हम यूनिट फोर्स को थ्रू आउट मूव करते हैं. अगर यूनिट फोर्स के रिएक्शन को, यूनिट फोर्स अगर मूव हो रहा है तो उसको अगर हम उसके हिसाब से वैल्यू निकाल ले तो एक्चुअली उसका कितना भी मैग्नीट्यूड होगा डायरेक्टली हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे और वो आंसर हमारे पास होगा. यस और नो. सपोज कीजिए सिंपली स्पोर्टेड बीम है, यूनिट लोड मैंने सेंटर पे लगाया, उसकी वैल्यू मेरे पास 0.5 आ गई, 0.5 द अदर साइड. अगर मैं कहूँ भी वहाँ पे 50 होता देन क्या होता, 25. what you will do? 25. Definitely you will put value of 1 instead of 1 you will put 50 over there. तो that is a difference actually. तो unity करने का मतलब क्या है, एक simple calculation बन जाती है, so easy to understand, और उसके बेस पे हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं and then put the value whatever the load you are going to apply on the structure. Fine. Place a unit load at various location x. कोई भी लोकेशन आपने रैंडम पुट करते चले जाइए और आपको उसका वेरिएशन मिलता चला जाएगा along the member, and each location use statics to determine the value of function. Statics मतलब basic strength of material concepts that you already know. अगर पॉइंट लोड लग रहा है किसी भी एंड के ऊपर, अगर कैंटिलीवर बीम है, मैं अगर कहूँ कि पॉइंट लोड इज एक्टिंग एट कैंटिलीवर फ्री एंड, what will be the reaction at fixed end spot, and that is a shear reaction, तो क्या होगा, obviously that is going to be 1 only ना, summation of vertical forces equal to 0. अगर वो मूव करेगा सेंटर पे आएगा कितना होगा. इसी तरीके से उसका अगर पोजीशन चेंज होती है तो वेरी सिंपली यू कैन कैलकुलेट दैट. सो आफ्टर प्लेसिंग द यूनिट लोड अलोंग द मेंबर एंड at each location used to static the determine the value of function that can be reaction, shear or moment at that specified point. If the influence line for a vertical force reaction at a point on a beam is to be constructed, a vertical force means could be a reaction there. Consider the reaction to be positive at that point when it acts upward on the beam. अगर वो upward direction में लग रहा है तो इसको हम positive लेके चलेंगे. If it is obviously vice versa, it is downward, that consider as a negative. If a shear or a moment influence line to be drawn for a point, अगर shear और moment के लिए influence line draw करनी है, take the shear or moment at point as positive according to the same sign convention used for drawing the shear and moment diagram. Whatever we studied into the strength of material, whatever the sign convention that there we used, the same sign convention we are going to use here. The positive one is sagging moment, the negative one is hogging moment. The way we used, whatever it is, इसमें कोई फिक्स चीज़ें नहीं है, आप जैसा चाहोगे वैसा यूज करते हो. दिस इज द बुक विच इज वी आर प्रेफर, दे आर यूजिंग द सेम साइन. अदरवाइज
you can use any of the sign. According to that, the diagram will be there, right? Now, all statical determinate beam will have influence line that consist of straight line segments. Obviously, straight line segments रहेंगे. After some practice, one should be able to minimize the computation and locate the unit load only at point representing the end of points each line segment. जैसे जैसे प्रैक्टिस करते चले जाओगे, you will able to draw the influence line just putting the point representing one of each line segment. To avoid errors, it is recommended that one first construct a table. पहले easy बनाने के लिए the way you can approach that, एक टेबल बना लीजिए. जस्ट पुट वन साइड x, अदर साइड द वैल्यू दैट द फंक्शन फॉर विच वी नीड टू ड्रॉ द इन्फ्लुएंस लाइन. Unit load at x versus the corresponding value of the function calculated at specific point. मतलब एक साइड पे आपने टेबल बना लेना. दैट वी विल सी इन द न्यूमेरिकल. वन साइड देयर इज ए लोड वैल्यू, अदर साइड इज द डिस्टेंस ऑफ x वेयर वी आर पुटिंग द पॉइंट लोड. उसके फंक्शन रिस्पेक्ट में जो जो वैल्यू आती चली जाएगी, दैट वी हैव टू कैलकुलेट versus the corresponding value of function calculated at specific point. That can be a reaction R, shear force V, or moment M. Once the load has been placed at various points along the span of the beam, the tabulated value can be plotted and the influence segment can be constructed. After getting all the values by putting the unit load at a different distances, you are getting the different values of reaction, values of shear, or values of the moment, depending upon how the load is moving from one point to the other point. 5 मीटर की डिस्टेंस पे अगर जीरो पे था आर का, अगर मैं रिएक्शन फंक्शन के लिए इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर जीरो पे है तो आर की वैल्यू क्या है, वन पे आया वट इज़ द वैल्यू ऑफ आर, थ्री पे आया वट इज़ द वैल्यू ऑफ आर. सिमिलरली अलोंग 0 to 5 अगर यूनिट लोड मूव कर रहा है किसी भी बीम के ऊपर या किसी भी ब्रिज के अंदर, तो मेरी इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम आपको ये आइडिया देगी कि अगर ये लोड 1 मीटर पे हुआ तो ये शेयर फोर्स का डायग्राम बन रहा है. मतलब शेयर फोर्स का बिहेवियर बता रहा है, हाउ इट्स गोइंग टू बी चेंजिंग बाय ए लाइव लोड इज मूविंग और ए यूनिट लोड इज मूविंग. देन वी कैन कैलकुलेट द इम्पैक्ट ऑफ दैट, और उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट. लेट्स सी नाउ द अप्लाई द न्यूमेरिकल. ये तो था थ्योरी का अप्रोचेबिलिटी, हाउ टू परफॉर्म. बाय सीइंग द न्यूमेरिकल आई होप कि एवरीबडी नो हाउ टू ड्रॉ दैट. और देर इज ए वन प्रिंसिपल, दैट इज ए म्यूलर ब्रेसलो प्रिंसिपल, विच इज very important to construct influence line. He made very easy to draw the influence line diagram. और उसकी एप्लीकेशन के लिए आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट पहले ही बता चुका था, दैट इज काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी. दैट वाज very important. When we reach to that point, I will let you know why that topic was that even very important in that time also. ठीक है, वो अभी मैं बताता हूँ. Let's start solving this numerical and then approach to the other point. So what the question is asked to solve: construct the influence line for vertical reaction at A of the beam which is shown in the figure. Just a simple beam which is simply supported at A and B, having a length of 10 feet. Unit can be a meter, whatever it is. ए पॉइंट के लिए आपको रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन फंक्शन के लिए यू हैव टू ड्रॉ द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम. So how to approach? Just we seen the way we need to approach. So let's see the tabulated value how we are getting. So what the solution said to us: a unit load is placed on the beam at each selected points x and the value of ay is calculated. What does it mean? आपने क्या करना है, एक यूनिट लोड लिया, you just start x putting the value of 1 here, then reach to the second, third and so on. Wherever you want to construct, there is a no defined value कि आपको 2.5 पे मूव करके चलता है. दैट्स द वे कि आप उस सेगमेंट को कितना इजीली समझ सकते हो. इट्स नॉट क्वाइट डिफिकल्ट टू डू दैट. A unit load is placed on the beam at each selected points x and the value of ay is calculated. आपने वन लोड यहाँ रखा, ए वाई की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे रखिए ए वाई की वैल्यू निकालिए, बी पे नेक्स्ट मूव करिए, ए वाई वैल्यू कैलकुलेट कीजिए एंड सो ऑन कंटिन्यूस अंटिल यू रीच टू द पॉइंट बी. For example, when x is equal to 2.5 feet and x is 5 feet, अगर दो यहाँ पे आपको केस समझाने के लिए जस्ट दे आर गिविंग द ब्रीफिंग. 1 kilonewton load is applied at point
which is a distance away from 2.5 meter from A, and we need to calculate AY. So what you need to do now? The way we need to calculate, I just required a value of AY. तो आपको बी वाई नहीं निकालना है. सो थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान से चीज़ें देखनी है कि मुझे किसके लिए इन्फ्लुएंस लाइन ड्रॉ करना है. तो इन्फ्लुएंस लाइन इज रिक्वायर्ड टू ड्रॉ फॉर ए वाई, नॉट फॉर बी वाई. So I just need to calculate the value of AY by moving that unit load from A to B. That my question is asked about. ठीक है. अब इसमें आप समीशन ऑफ ए वाई प्लस एफ बी वाई इज इक्वल टू 1 नहीं लिखना है आपने. दिस इज नॉट द वे टू सोल्व द प्रॉब्लम. येस, दैट इज अ वे टू गेट द वैल्यू ऑफ रिएक्शन ए वाई एंड बी वाई वॉज. ये हम करते रहे. इस केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि एवरी टाइम यू नीड टू गेट द वैल्यू ऑफ ए वाई एंड बी वाई. एवरी टाइम यू हैव टू रिपीट ऑल द प्रोसीजर टू ड्रॉ द इन्फ्लुएंस लाइन. एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग, 1 किलो न्यूटन लोड को 1 किलो न्यूटन लोड को ए से बी पे मूव करते हुए ए का रिएक्शन फंक्शन देखना है कि वो ए अगर ए पॉइंट से लेके बी पे मूव करेगा तो ए पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, ए पे क्या चेंजेस आ रहे हैं. दैट वी नीड टू जस्ट कैलकुलेट. और वही मुझे इन्फ्लुएंस लाइन ड्रॉ करना, उसी ऑर्डिनेट्स को उसी वैल्यूज़ को ए वाई के यूज़ करते हुए हमने ड्रॉ कर देना है कि अगर ऐसे से मूव हुआ तो क्या मेरा वेरिएशन आएगा उस रिएक्शन फंक्शन के अंदर. दैट इज़ द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम. तो लेट्स सी नाउ. So there is a example, that is AY when unit load is acting 2.5 feet from A spot. So take the moment about B and get the value of AY. So already I told you in the strength of material and as well as in this subject also how to get the value of unknown reaction component. जिस पॉइंट पे आपको अननोन वैल्यू पहले निकालनी है उसके नेक्स्ट पॉइंट पे आपको बेंडिंग मोमेंट लेना होगा. मतलब उस पॉइंट के ऊपर आपको जीरो कंसीडर कर लीजिए, बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू जीरो. तो द अननोन वैल्यू दैट वी रिक्वायर्ड वो हमें मिल जाएगी. अगर यहाँ पे ए पे मूवमेंट लेते तो आपको बी वाई मिलेगा, ना कि आपको ए वाई मिलेगा. तो सिमिलरली टू गेट द वैल्यू ऑफ ए वाई यू हैव टू टेक द मूवमेंट अबाउट बी वाई, नॉट ए वाई. So summation of MB is equal to 0, anti-clockwise as positive. The sign convention that we used, or basically that sign convention that we prefer to calculate the shear force and bending moment in case of strength of material that we use. So sum of moment about B point is equal to 0, anti-clockwise taking as positive. So AY going to be create a moment about a B point is equal to a negative. Obviously it is going to rotate in clockwise direction. Minus AY into the perpendicular distance, that is 10 feet, plus 1, it is going to be rotating anti-clockwise. So that's why it is going to be positive, means creating a sagging moment for us. So 7.5 equal to 0. Now I get the value of AY is 0.75. Similarly, now place that load to 5 meter now and get the value of AY. So as it is a simply spotted, 10 meter is total length, so AY definitely comes out to be half of the load applied. Center पे आपको पता है simply spotted में load is distributed half of the either of the spot. तो BY के लिए I am not interested to get the value, what is the value coming on the B. I am interested only to get the value of AY, that is 0.25. Similarly, if it is at just above the A, means x is equal to 0, so AY comes out to be 1 only. Why so? Put the value of minus AY into 10 plus 1 into 10. So 10 by 10 is only 1. And when x equal to 10, so AY into 10, 10 by 10, that comes out to be 0. तो माइनस हो जाएगा वहाँ पे 1, आपके पास जीरो वैल्यू निकल जाएगी. तो इसीलिए आप ये, तो x इक्वल टू 0 मीन्स वेयर यू आर गोइंग. अब एक चीज़ यहाँ पे देखनी है ध्यान से कि x कहाँ से स्टार्ट हो रहा है. तो बाउंड्री कंडीशन नोन होनी चाहिए, मीन्स वेयर यू आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्स वैल्यू. अब यहाँ पे x, this is the point where x is going to be start, means this point is the starting point, this is the ending point. So 0, 2.5, 5, 7.5 and so on 10. So x equal to 0, AY comes out to be 1. The way how to calculate, these are the procedure to approach. 2.5, the value of AY 0.75, 5 0.5, 7.5. ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये कैलकुलेशन रिवर्स होती चले जाएगी. 2.5 पे क्या था, 0.75 था. 7.5 हुआ तो 1 में से डायरेक्टली 7.75 माइनस भी कर सकते हो. दैट इज़ अ वे, जैसे जैसे न्यूमेरिकल करोगे तो आपको आइडिया होता चलेगा. और 10 पे क्या आएगा, 0.
यहाँ पे हमें अब क्या है, ए वाई की रिएक्शन के लिए इन्फ्लुएंस लाइन ड्रॉ करनी है। ये मेरा एक्स कंपोनेंट है, दिस इज द वाई कंपोनेंट। 10 मीटर बेस डिस्टेंस है, इसके अलोंग अगर 10 किलोमीटर लोड आएगा तो ये वेरिएशन मुझे क्या दे रहा है, दिस इज कॉल्ड एज इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। दैट्स इट। इस तरीके से आपको अप्रोच करना, और इस लाइन की इक्वेशन आप बना सकते हो। इट्स वेरी सिंपल, टेक एनी वैल्यू ऑफ एक्स इंस्टेड ऑफ 2.5, तो माइनस ए वाई इंटू 10 प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, तो दैट कम्स आउट टू बी ए वाई 1 माइनस 1 बाई 10x। तो दिस वैल्यूज कम्स आउट। अब यहाँ पे x की वैल्यू कोई भी पुट कीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ इन्फ्लुएंस लाइन। एनी डाउट रिलेटेड टू दिस यू कैन आस्क, मोस्ट वेलकम टू। किसी को कोई डाउट है कैसे है इस न्यूमेरिकल को सोल्व करना? ये तो सर था, एक बार ए वाई को रिपीट कर दीजिए। रिपीट कर देता हूँ, लेट मी ए रिपीट वाई वंस। का सर, ए वाई ए वाई रिपीट कर देता हूँ, लेट मी लास्ट पॉइंट और द होल द न्यूमेरिकल। लास्ट पॉइंट सर। ओके, लास्ट पॉइंट। सो डियर, अभी तक हम बात कर रहे थे स्पेसिफिक एक्स इज इक्वल टू 2.5, 5, 7.5। अगर मैं कहता हूँ कोई रैंडम वैल्यू ऑफ एक्स, मीन्स अगर एक्स की टर्म में मुझे चाहिए कोई भी वैल्यू हो सकती है, एक्स कैन बी एनी वैल्यू, 0.10 हो सकता है, 0.20 हो सकता है, 0.3 हो सकता है, 0.37 हो सकता है, 0.04 हो सकता है, वट एवर इट इज़। तो ये 10 मीटर को आप कितना भी नंबर में डिवाइड कर सकते हो डिपेंडिंग। तो अगर एक्स की वैल्यू वहाँ पे मिल जाती है तो यू कैन गेट दैट। तो हमने क्या किया, इंस्टेड ऑफ टेकिंग डायरेक्ट वैल्यू 0.25 और 2.5 और 5, जस्ट टेक एज एक्स, वन को कहीं भी रैंडम एक्स पे लीजिए और उसके रिस्पेक्ट में आपने ए वाई की वैल्यू निकालनी है। तो वट वी हैव टू डू, जस्ट टेक मोमेंट अबाउट बी पॉइंट, बी पॉइंट पे मोमेंट लिया, पुट इक्वल टू 0, माइनस ए वाई इंटू 10, माइनस ए वाई इंटू 10 प्लस डिस्टेंस, ये आपका क्या करेगा, ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस 1 इंटू हाउ मच डिस्टेंस इज रिमेनिंग हेयर, 10 माइनस एक्स, तो 10 माइनस एक्स ए वाई, सिंप्लीफाइड 1 माइनस 1 बाई 10 एक्स। तो अगर यहाँ पे इसकी एक्स की वैल्यू जो भी पुट करते चले जाइए, ए वैल्यू का फंक्शन आपको मिलता चला जाएगा। दैट्स हाउ वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द इन्फ्लुएंस लाइन। तो ये जर्नल इक्वेशन बन जाती है फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स। इट इज क्लियर? यस सर। ओके, Yes, sir. shall we proceed then? यस सर। Yes, sir. Okay, okay. यस सर। इसमें सर, Yes. सर जैसे हम सर बी वाई निकाल के और ये मूवमेंट ए पे लेके भी कर सकते हैं ना? ये डिपेंडिंग कि आप, आपको फंक्शन किसके बारे में पूछा था। नाउ द दिस इज द रिएक्शन इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, मतलब आपने ए वाई के ऊपर रिएक्शन के लिए ही आपने इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम करा। अगर ये बी के पे किया होता तो यू हैव टू टेक द मोमेंट अबाउट ए पॉइंट ओनली, हमें बी के लिए इंटरेस्टेड होते। तो सारी वैल्यू, बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स, ये एवरी टाइम डू नॉट रिपीट दैट थिंग एवरी टाइम। ये हमें जो चीज़ें चाहिए उसी के ऊपर अब फोकस करते हुए हम काम करेंगे। ओके सर। ठीक है, जो पॉइंट के लिए इन्फ्लुएंस लाइन चाहिए, बी वाई के लिए चाहिए, तो हम उसके हिसाब से अप्रोच करें कि बी वाई अननोन मिले मुझे, ना कि ए वाई की वैल्यू भी मैं साथ में कैलकुलेट करूं, उसका मुझे बेनिफिट नहीं है। एक्चुअली आई हैव टू ड्रॉ द इन्फ्लुएंस लाइन फॉर ए वाई फॉर दिस क्वेश्चन। इफ इट इज आस्क इन एग्जाम और एनीवेयर एल्स कि कैलकुलेट इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर बी वाई इफ देयर इज ए यूनिट लोड इज मूविंग। अब सपोज कीजिए अगर ये यूनिट लोड, सपोज दिस इज ए ब्रिज ओवर ए रिवर, और यहाँ पे एक आपका ये यूनिट लोड ना हो के यहाँ पे कोई मान लीजिए बाइक है आपके पास और उस पर आप बैठे और उसका टोटल वेट अगर सेंट्रली में अगर सीजी के ऊपर लग रहा है, मैं टोटल वेट बात कर रहा हूँ, अदरवाइज टायर पे स्प्लिट होगा वो अलग चीज़ है, मैं बाद में बात करूँगा उसके बारे में भी। उसको एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर और बेंडिंग मोमेंट के केस में करेंगे। बट फॉर एग्जांपल वो उसके सीजी पे लग रहा है और उसका वेट आ गया जाता है 30 किलो न्यूटन, सपोज कीजिए। ऐसा हो ना हो वो अलग बात है। 30 किलो न्यूटन आया तो उसके इंस्टेड ऑफ 1 यू जस्ट नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ 30, दैट्स इट, एवरीथिंग रिमेन सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। 1 की जगह आपने क्या कर देना है, अल्टीमेटली यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ 30 एंड गेट द वैल्यू ऑफ इन्फ्लुएंस लाइन। इन्फ्लुएंस लाइन रिमेन सेम, ये स्ट्रेट लाइन ही रहेगी, जस्ट मैग्नीट्यूड रिमेन चेंज। दैट्स हाउ हैव टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वैल्यू कि इन्फ्लुएंस लाइन के अगर इस 10 मीटर या 5 मीटर में मैग्नीट्यूड ऑफ इन्फ्लुएंस लाइन क्या होगा, यूनिट क्या आएंगे उसके, तो ऑर्डिनेट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का ऑर्डिनेट अगर मैं चाहूँ तो क्या होगा इसका, व्हाट इज द यूनिट ऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट,
ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट क्या कर रहा है, y की रिएक्शन दे रहा है 7.5 Yes, sir. 7.5 एंड 0.25 0.25. बस, दैट्स इट। अब ये आप अगर मैं इसकी वैल्यू निकालने को कहूँ तो आप बाय द सिमिलर ट्रायंगल यू कैन कैलकुलेट, बिकॉज आई नो द हाईएस्ट पॉइंट दिस एंड दिस बेस आई नो, तो आइदर ऑफ द वे यू कैन कैलकुलेट। आप सिमिलर ट्रायंगल से भी निकाल सकते हो और आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, तो सिमिलर ट्रायंगल भी आप निकाल सकते हो। अगर आप कहीं रैंडम इस पॉइंट पे निकालना है 2.5 पे, अगर आपने x को इस रैंडम x वैल्यू पे निकाली है, ये तो इक्वेशन बना लिया हमने। अगर मैं कहूँ यहाँ पे 6.5 पे निकालिए, द बेस डिस्टेंस इज 6.5, कैलकुलेट द रिएक्शन कंपोनेंट वैल्यू, so what you will do, just apply the similar triangle by the using the this influence line, either you can use the equation, कोई भी अप्रोच अप्लाई कर सकते हो, आइदर ऑफ द वे। कुछ बुक्स आपकी सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लेके चलती है, दिस इज द जस्ट ए इक्वेशन वे। आई थिंक दिस वन इज ए सिंपल कंपेयर टू द दैट सिमिलर ट्रायंगल। Yes, sir. ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट इज construct the influence line for vertical reaction at B for beam. Now this is a beam, you can see this is a basically one portion is overhang on a point B, 5 मीटर overhang है AB पे, ऊपर आपके पास influence है। तो इसके लिए आपने अभी रिएक्शन किसके लिए बनानी है, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करना है रिएक्शन एट BY। तो द सेम वे यू हैव टू अप्रोच, जस्ट अप्लाई नाउ। अब आपने मोमेंट कहाँ लेना है, कोई बताएगा मुझे, वेयर आई नीड टू गेट द मोमेंट Sir, नाउ? A पे. यस, बिकॉज आई नीड टू कैलकुलेट रिएक्शन एट बी। तो अननोन बी कब आएगा, जब मैं ए पे मूवमेंट लूंगा, तो टर्म इक्वेशन विल मेक इनटू द फॉर्म ऑफ बी वाई, नॉट ए वाई। तो ए वाई की वैल्यू की जरूरत नहीं है मुझे, ए वाई में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ मैं, तो मुझे बी वाई की रिस्पेक्ट में निकालना है। तो उसके हिसाब से सेम वे, सेम प्रोसीजर, सेम थिंग यू हैव टू अप्लाई, और इक्वेशन भी आप उसी तरीके से, जैसा कि इसमें आप देख सकते हो, दैट्स हाउ यू कैन अप्लाई। अब ये कंपल्सन नहीं है कि एवरी टाइम यू हैव टू टेक द एक्स फ्रॉम दिस पॉइंट। ये थोड़ा इजी हो जाता है कि आप एक फिक्स पॉइंट जो कि एंड ऑफ द स्पोर्ट हो तो वहाँ से कंसीडर करोगे, तो दैट विल बी अ बिट इजी। अदरवाइज यहाँ से भी स्टार्ट करोगे तो फिर ये पोर्शन को आपको थोड़ा सा ध्यान से देखते हुए बनाना है, क्योंकि इस पोर्शन को आप फिर किस साइड से लेके जाओगे, क्योंकि ये अगर आप इस साइड मूव कर रहे हो तो एक तरीके से नेगेटिव एक्स की तरफ मूव कर रहे हो, आप इस साइड मूव कर रहे हो तो पॉजिटिव, तो दैट टाइम यू हैव टू कंसीडर। एंड पे पकड़िए, एंड से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, फ्री एंड पे बेंडिंग मोमेंट नहीं होगा और यहाँ स्पोर्ट पॉइंट पे भी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। आई होप यू कैन ड्रॉ दिस इन्फ्लुएंस लाइन। ये तो इजी, आई थिंक उसी के सेम अप्रोच है, तो यू कैन अप्लाई योरसेल्फ, ट्राई टू सॉल्व दिस। नाउ द कंस्ट्रक्ट द इन्फ्लुएंस लाइन फॉर शियर एट पॉइंट सी ऑफ द बीम। अभी शियर निकालना है आपने। अभी तक हम बात कर रहे थे वर्टिकल सपोर्ट रिएक्शन के, शियर फोर्स के बारे में बात नहीं कर रहे थे। नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द इन्फ्लुएंस फॉर शियर। अब देखते हैं इसको, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। सी पॉइंट पे निकालना है, वो भी इसमें स्पेसिफाई किया हुआ है, विच इज 2.5 फीट फ्रॉम द ए स्पोर्ट। एट ईच सिलेक्टेड पोर्शन एक्स ऑफ यूनिट लोड द मेथड ऑफ सेक्शन इज यूज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सी। तो आपने क्या करना है, उस सेक्शन को कट करना है जहाँ जहाँ लोड मूव होता चला जाएगा, और सी की वैल्यू हमने निकालते चले जाएंगे। मीन्स कट ए सेक्शन, चेक द वैल्यू ऑफ वी सी, cut a section, calculate the value of VC, cut a section, get the value of VC. So that's how we can get the value. Use the VC, note in the particular that unit load must be placed just to left x, अगर x की लेफ्ट साइड में है। अब आपने ध्यान रखना है, अब थोड़ा सा ध्यान रखोगे ना तो ध्यान, ये चीज़ें इंटरेस्टेड है। अगर आप लेफ्ट में हो तो 2.5 नेट, जो अभी मैं पहले बता रहा था कि अगर आपने बी पे अगर लोड रखा हुआ है तो दोनों साइड आपको एक्स की साइड में नेगेटिव आएगा, किस साइड में पॉजिटिव आएगा, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। नोट इन पर्टिकुलर दैट यूनिट लोड मस्ट बी प्लेस जस्ट टू द लेफ्ट एक्स इज इक्वल टू 2.5 माइनस एंड जस्ट टू राइट एक्स 2.5 positive of the C since the shear is discontinuous at C। अब ये मुझे बताओगे डिसकंटिन्यूस का क्या मतलब है। बिकॉज लोडिंग आपकी चेंज हो जाती है, तो डिसकंटिन्यूस लोडिंग है, तो इस वजह से यहाँ पे शेयर है वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव का फॉर्म आएगा। ठीक है, शेयर इज डिसकंटिन्यूस एट पॉइंट सी, ए प्लॉट ऑफ वैल्यूज yields the influence line for the shear at C। So first of all put the value of 1 kilonewton at point C, that is 2.5 feet, negative। now ये आपका है पॉजिटिव।
वैल्यू आपके उसी टाइम में सेम मिलेगा, वन इज पॉजिटिव साइड अदर इज नेगेटिव। तो ये आपको ये बताने के लिए भी किस इफेक्ट में क्या वैल्यू आती है। एक्स इक्वल टू जीरो मीन्स अगर इस पॉइंट पे हुआ तब वैल्यू क्या आएगी, जीरो। 2.5 नेगेटिव है तो वी सी की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, ये आपको कैलकुलेट करना है। वी सी कम्स आउट टू बी देर इज अ वैल्यू ऑफ वी सी दैट इज नेगेटिव 0.25। ठीक है, अब आपने सेक्शन कट करना है इस पॉइंट के ऊपर, सेक्शन कट करोगे इस पॉइंट के ऊपर, जस्ट लेफ्ट आपने कट किया तब आपके पास ये फोर्स कंटिन्यूस नहीं होगा, ये ध्यान से देखिएगा। सिंस सी इज द डिसकंटिन्यूस एट पॉइंट सी, 3 पॉइंट बी दिस वन एंड सी, ये दोनों को दिखाया गया इस केस के अंदर और इस केस के अंदर। ध्यान से देखिएगा, पहला सेक्शन कट किया है इस साइड से जिसमें लोड कंसीडर नहीं किया हुआ। ठीक है, तो वैल्यू कम्स आउट -0.25। समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेज इक्वल टू 0, तो एक अपवर्ड होगा, ये आपका दोनों साइड सेम नहीं हो सकते, ये आपको पता है। वाई सो? दे शुड बी इक्वल एंड अपोजिट ना, यस और नो? द साइन माइनस स्टेट्स अस दैट अगर ये दोनों एक साइड में है इसका मतलब है वन शुड बी नेगेटिव, यस सर। that's why they are representing in same direction, otherwise that should be a downward direction। तो ये vc की वैल्यू है सम ऑफ जस्ट सिंपल इक्वेशन, सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0, vc प्लस दिस रिएक्शन सपोज rb, दोनों को ऐड किया इक्वल टू 0, तो vc कम्स आउट टू बी नेगेटिव 0.25। तो -2.5 वैल्यू है तो vc की वैल्यू क्या आ रही है, 0.25। अब आपने सेक्शन कट किया जस्ट राइट साइड ऑफ द एक्स, इस साइड से, तब आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, नाउ एक्स इज कंसिडर, तो अब क्या आएगा 1 माइनस 0.25 विच कम्स आउट टू बी 0.75। एक में 1 माइनस 0.25 दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी योर 7.5। तो माइनस पे माइनस 0.25 when you are crossing that point because there is a loading is discontinuous after moving that distance। ये पूरा 7.5 था ना ये स्पैन, अगर इसको जस्ट क्रॉस करते हैं तब आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, दैट यू हैव टू कैलकुलेट। मूवमेंट नहीं ले रहा हूँ मैं, जस्ट समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेज आई एम जस्ट अप्लाइंग। 5 हुआ, अगर 5 पे आएगा तब कितना आएगा वी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी इन दैट केस 0.5। 7.5 पे 0.25 एंड 10 पे अगेन कम्स आउट टू बी 0 व्हेन इट्स रीच एट दिस पॉइंट। इनिशियली पॉइंट और एंड पॉइंट पे तो 0 आएगा बिकॉज स्पोर्ट पॉइंट पे सारा का सारा रिएक्शन है दैट इज ट्रांसफर थ्रू दी स्पोर्ट सिस्टम ओनली। ए पे निकल जाएगा जब x इक्वल टू 0 होगा, x इक्वल टू 10 होगा तो यू आर एट बी, द वैल्यू कम्स आउट टू बी 0 एट दैट मोमेंट। तो वीसी की वैल्यू उस टाइम आएगी। और आपको ये बस थोड़ा सा ध्यान रखना है सेगमेंट का। और इसका आप म्यूलर ब्रेसलो ने क्या दिया था, सेम इन्फ्लुएंस लाइन किस तरीके से ड्रॉ होगी दैट वी विल सी इन दैट पार्ट। तो यहाँ पे आपकी इक्वेशन ये बनेगी, ये आपकी जनरल इक्वेशन है, अदरवाइज आप सिमिलर ट्रायंगल से भी यूज़ कर सकते हो। इन दोनों को सम करोगे आपके पास अल्टीमेटली 1 निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये टोटल जो लाइन है ना यहाँ से देखोगे तो ये टोटल सम शुड बी 1 ओनली। तो ये 0.75 है, 2.5 है, तो दोनों का सम कर लो आपके पास 1 निकल के आएगा। ठीक है, ये टोटल आपका VC आएगा। ये आगे म्यूलर ब्रेसलो की एप्लीकेशन दिखाता हूँ, दैट इज़ अ वेरी नाइस वन, और उसको हम यूज़ करके सोल्व। ठीक है, तो these are that's how we can solve for shear also। तो अगर यहाँ पे बेंडिंग भी कहा होता है तो ये VMC निकालना, फिर क्या करते, just you have to instead of apply summation of vertical forces equal to 0 you have to apply summation of moment about this cut section is equal to 0, बस बाकी सारा सेम रहता है। ठीक है, इन्फ्लुएंस लाइन उसके लिए भी स्ट्रेट ही बनेगी। इसमें ऐसा है, ऐसा नहीं है कि शेयर फोर्स बना रहे हो तो पैराबोला बन रहा है, या बेंडिंग मोमेंट बनाओगे तो क्यूबिकल आर्क बनेगी। इन्फ्लुएंस लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन डायग्राम, सीधा स्ट्रेट लाइन होगा, चाहे आप रिएक्शन बना रहे हो, चाहे आप मूवमेंट बना रहे हो, चाहे आप ट्रस्ट के लिए बना रहे हो, वेर एवर यू आर ड्रॉइंग इट इज अ स्ट्रेट लाइन लीनियर diagram which shows the variation of any load is moving across the beam or across the span of that truss, bridge or anything। सो दिस इज द सेक्शन, अगेन कट करके आपने अलग अलग इक्वेशन बनाई हुई है। अब आपको डिसकंटिन्यूअस है इसलिए जो एक इक्वेशन है वो वैलिड करेगी सेगमेंट लेफ्ट साइड के लिए, दूसरी इक्वेशन है वो एप्लीकेबल होगी अदर सेगमेंट के लिए। तो डिसकंटिन्यूअस ऑफलोडिंग की वजह से ये चीज़ें आपको मैंने व्हेन वी स्टडीड अबाउट द डिफ्लेक्शन कॉन्सेप्ट, इफ़ यू रिमेंबर वन ऑफ द थिंग वी डिस्कस्ड अबाउट दैट इज
अगर लोडिंग डिसकंटिन्यूस होती है तो यू हैव टू स्प्लिट द बीम इनटू डिफरेंट सेक्शन. सो कुछ लिमिट आपके उसके लिए वैलिड होगा, कुछ सेक्शन आपका नेक्स्ट के लिए वैलिड होता है. एंड सिमिलरली फॉर द सेकंड, इफ यू नो द मैकेलास वे, मैकेलास मेथड में हमने ऐसा किया था. इफ यू रिमेंबर, सेक्शन वाइज सेक्शन कंसीडर कर रहे थे. वन पोर्शन इज वैलिड फॉर द दैट पोर्शन, सेकंड इज फॉर सेकंड इक्वेशन, सो ऑन, राइट. Yes, sir. Now the thing that I just love to told you, that is Mueller-Breslow principle. Qualitative influence line diagram. What does it mean? How the Mueller is gives us the benefit how to draw by just knowing the deflected shape of the truss, deflected shape of that beam. So in 1886, Heinrich Mueller-Breslow developed a technique for rapidly constructing the shape of influence line diagram. He just gave the idea how to draw a very fast way the influence line diagram. किस तरीके से draw कर सकते हैं. Referred as the Mueller-Breslow principle, it states that influence line for a function, that is a reaction, shear or moment, is to be same scale as deflected shape of the beam. उसी स्केल पे जैसे डिफ्लेक्ट हो रहा है बीम, when the beam is acted upon by a function, किसी भी फंक्शन के ऊपर वो लग रहा है. अगर मूवमेंट लगाना चाह रहे हो आप, रिएक्शन फंक्शन लगाना चाह रहे हो आप, shear फंक्शन लगाना चाह रहे हो. In order to draw the deflected shape properly, the capacity of the beam to resist the applied function must be removed. इसका क्या मतलब, कहने का क्या मतलब है यहाँ पे, अगर आप थोड़ा सा इस डायग्राम को विजुलाइज करोगे कोशिश, तो आई विल एक्सप्लेन द वे, एक्सप्लेन द थिंग्स और Mueller-Breslow प्रिंसिपल एक्चुअली सेट टू अस. क्या कहा था, सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ. अगर आप किसी भी फंक्शन के लिए लाइक शेयर, बेंडिंग, मूवमेंट और आपका रिएक्शन फंक्शन, उसके लिए आपने ड्रॉ करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, उस इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए जो फंक्शन के लिए ड्रॉ कर रहे हो उसके अगेंस्ट जो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है यू हैव टू रिमूव. और आपने उस रिमूव करके आपके डायग्राम को या आपके बीम को फ्रीली फेल होने देना है. मीन्स दैट शुड बी डिफ्लेक्ट फ्रीली अंडर दैट फंक्शन. अब जो डिफ्लेक्टेड शेप बनेगी उस रिमूवल ऑफ फंक्शन के साथ, रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन के साथ, वो आपकी क्या कहलाती है, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम कहलाती है. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इसको मैं पहले रीड आउट करता हूँ, देन आई विल ट्राई टू ब्रिंग यू टू द डायग्राम वे. रिमूव्ड सो दैट द कैपेसिटी क्या है, रिस्ट्रिक्शन के अगेंस्ट जो कैपेसिटी लगी होती है. यहाँ पे अगर आप मुझसे मेरे से पूछोगे ए पे क्या रिस्ट्रिक्शंस है, इट इज ए हिंज स्पॉट. व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शंस हियर in horizontal and vertical direction? These are the two restrictions is applied by the hinge spot. Yes or no? Yes, sir. Or at B point there is a vertical restriction. If I want to draw the influence line diagram for function reaction at A, what I need to do, vertical reaction at A, ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा आपको. उसी लिए ये स्पेसिफाई नहीं करोगे तो आई डू नॉट नो कि विच फंक्शन यू वांट, हॉरिजॉन्टल फंक्शन और वर्टिकल फंक्शन. आई वांट वर्टिकल फंक्शन रिएक्शन एट ए वाई. तो अब आपने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू Mueller-Breslow यू हैव टू अप्लाई ए वाई फंक्शन ओवर देयर. अगर आप फ्री नहीं करते हो तो व्हाट यू नीड टू डू, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ Mueller, यू हैव टू रिमूव दैट रिस्ट्रिक्शन अगेंस्ट दैट मूवमेंट. अब ये जो अभी आपने देखा था यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है वर्टिकल डायरेक्शन में ए वाई में, जिसके लिए मुझे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करना है, उसको आपने हटा देना है. मींस अलाउ योर बीम टू फेल ड्यू टू दिस अप्लाइड रिएक्शन. ये रिएक्शन फोर्स हमारे, इसकी वजह से जो रिस्ट्रिक्शंस पहले इस बीम में स्पोर्ट से प्रोवाइड थी उसको हटाना है और इस फंक्शन के साथ इसको फेल होने देना है फ्रीली. अब आपने ऐसा जरूर ध्यान रखना है कि ऐसी सपोर्ट उस जगह पे लगानी है कि बाकी चीज़ें उसकी मेंटेन रहे. ओनली द फंक्शन फॉर विच वी वांट टू ड्रॉ द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, दैट रिएक्शन यू हैव टू रिमूव. ऐसी सपोर्ट बनानी है. अब आपको अगर थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे हो, क्या ऐसी हमने चीज़ें पढ़ी थी काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी में? यस और नो? काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी के अंदर मैंने क्या बताया था आपको, ये बताया था कि अगर बॉडी फ्री है तो उसकी फ्रीडम क्या हुई, सारी डायरेक्शन में हुई, डिपेंडिंग अपॉन द स्पोर्ट सिस्टम. इफ इट इज ए फिक्स स्पोर्ट, अगर आप फ्री कर देते हो, हाउ मेनी रिएक्शन विल बी देयर, 3. यस और नो? तो हम 3 काउंट कर रहे थे. इसी तरीके से हिंज थी तो कितने काउंट कर रहे थे, मतलब टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन कर रहे थे. अब
अकॉर्डिंग टू मूलर क्या कह रहा है कि उसको फ्री होने दो, डिग्री ऑफ फ्रीडम बनाना है यहाँ पे हमने। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम देना किस डायरेक्शन में, ये बड़ा ध्यान रखना है। जिसके लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करनी है उस डायरेक्शन में हमें इन्फ्लुएंस लाइन उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम देनी है, सो आपका जो बीम है वो फेल हो किस फंक्शन के लिए, जिस फंक्शन के लिए आपको इन्फ्लुएंस डायग्राम बनाना है। अब यहाँ पे कौन सा फंक्शन के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, ए वाई के लिए कर रहा हूँ। तो आपने ऐसा सपोर्ट सिस्टम वहाँ पे प्रोवाइड करना है इंस्टेड ऑफ हिंज, कि ए वाई के साथ और ए वाई के फोर्स के साथ आपका वो बीम है वो डिफ्लेक्ट हो जाए, और जो डिफ्लेक्टेड शेप बनेगी ना वो एक्चुअली क्या बनेगी, दैट इज योर इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। बस ये कहा था उसने। यस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ अभी? यस सर। ठीक है, यस सर। फिर से रिपीट करता हूँ मैं यहाँ पे भी इसको रीड आउट करके। इन ऑर्डर टू ड्रॉ द डिफ्लेक्टेड शेप प्रॉपर्ली द कैपेसिटी ऑफ बीम टू रेजिस्ट द अप्लाइड फंक्शन, जो कैपेसिटी थी मस्ट बी रिमूव्ड, जो हटाना है, सो बीम कैन डिफ्लेक्ट, जो कि बीम डिफ्लेक्ट हो जाए। व्हेन द फंक्शन इज अप्लाइड, जब फंक्शन अप्लाई करें तो वो बीम डिफ्लेक्ट हो जाए उस फंक्शन के साथ। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि बीम में दिख रहा है, कंसीडर द बीम इन फिगर ए। If the shape of influence line for vertical reaction at A is to be determined, A function के लिए अगर reaction function के लिए I want to draw, the pin is first replaced by a roller guide. First you have to replace by roller guide means ऐसी support system बनानी कि दूसरी support जो reaction थी ना वो disturb ना हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो only movement is allowed in this direction, ना कि horizontal allow नहीं हुआ है अभी, if you will know that. इस स्पोर्ट सिस्टम के अंदर क्या हॉरिजॉन्टल रिएक्शन अलाउ है या रिस्ट्रिक्टेड है स्टिल? रेस्ट्रिक्टेड है। इट इज रिस्ट्रिक्टेड। तो ये मैंडेटरी आपने बच्चे ध्यान रखने, सबसे जरूरी बात है कि अगर कोई भी स्पोर्ट सिस्टम या रिएक्शन कंपोनेंट आप रिमूव कर रहे हो, रिस्ट्रिक्शन जो कि अगेंस्ट द कैपेसिटी ऑफ दैट फोर्स है, उसको अगर हटाओ तो उसी डायरेक्शन में हटना चाहिए जिस डायरेक्शन के लिए, जिस फंक्शन के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम आपने ड्रॉ करना है, और दूसरा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। इसके लिए आपको बड़ी चीज़ों का ध्यान रखना होगा, दैट इज़ कि कौन सी सपोर्ट आपने प्रोवाइड करनी है। सो योर मेन फंक्शन दैट वी रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द इन्फ्लुएंस वो ही अलाउ हो, बाकी की बाकी जो मेन थी वो सारी रिटेन रहे। ठीक है, ए रोलर गाइड इज नेसेसरी टू सिंस मस्ट बी beam must be still resist a horizontal force, that just I told you, at A but not vertical force. When the positive upward force is then applied at A, the beam deflect to dashed position, जैसा कि दिख रहा है डिफ्लेक्टेड शेप ऐसी बनेगी, which represents the general shape of influence line for, और जो कि हमारी क्या थी, influence line diagram। If you see last slide, I just we covered influence line by using a different way। इस क्वेश्चन में देखिए ये इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम है और इसमें कोई फर्क दिखाई दे रहा है आपको? कैन यू सी दिस? कैन यू सी दिस? देयर इज नो चेंज, द शेप रिमेन सेम। मैग्नीट्यूड आपका क्या होगा यहाँ पे, आप वो रिलेट कर सकते हो। आपको म्यूलर लॉ प्रिंसिपल आपको शेप ऑफ इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम देगा, मैग्नीट्यूड नहीं मिलेगा यहाँ पे। मैग्नीट्यूड यू हैव टू अप्लाई। ठीक है, आप यहाँ पे 1 करोगे तो अल्टीमेटली 1 के बाद आप सिमिलर ट्रायंगल से निकाल सकते हो, वेरी इजीली यू कैन कैलकुलेट दैट, राइट। तो देयर आर सम एग्जांपल टू ड्रॉ द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर डिफरेंट फंक्शन। In this, if you see in this case, here we have the influence line for BC, means shear force at C point. This influence line diagram for moment at C point. So this is again simply put it, one portion, some portion is overhang on the left side, A and B, and this center point is C. तो आपने इस तरीके से पॉइंट स्पोर्ट लगानी है। क्या? shear force। shear का मतलब जैसे आप एक पेपर को फाड़ते हो ना, टीयर आउट करते हो, तो क्या होता है, एक साइड में आप नीचे की तरफ फोर्स लगाते हो, एक ऊपर की तरफ, दोनों दे आर शेयर अपार्ट। तो आपने उस तरीके की स्पोर्ट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है कि वर्टिकल चीज़ें अलाउ हो, रिमेनिंग एवरीथिंग रिस्ट्रिक्टेड। तो इस स्पोर्ट में अगर आप देखोगे, दिस इज द गाइड रोलर अगेन, तो ये हमें क्या अलाउ कर रहा है, ये पोर्शन इसके साथ स्लाइड कर सकता है, ये डाउनवर्ड आप देखोगे तो BC ये अपवर्ड जा रहा है, ये नीचे जा रहा है। तो व्हाट दे आर डूइंग एक्चुअली, दे आर शेयरिंग अपार्ट। ये ऊपर नीचे इस तरीके से स्लाइडर होते हैं ना हमारे, लाइक दिस,
अब इसमें क्या आ रहा है, कुछ वैल्यूज ऑब्वियसली द मूविंग सम वैल्यू विल बी अदर साइड दिस साइड, ठीक है, तो यूनिट कंप्लीट रहेगा। तो इस तरीके से सपोर्ट सिस्टम आपने बनाना है। अब इसमें Rupesh, I'm not able to hear you. If you have any question, you can put into the chat box, so I will read from there. Your voice is disturbing. तो यहाँ पे जो मूवमेंट है विच इज़ नॉट अलाउड, और हॉरिजेंटल भी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रिस्ट्रिक्टेड है। तो आपने इस तरीके की स्पोर्ट आपने चूज करनी है। सो वेन एवर देर इज, अब थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ। शियर के बारे में पूछेगा तो ऑलवेज ट्राई कि ये रोलर ही आपको मिले, ये स्लाइडर ही यूज होगा मोस्ट प्रोबेबली। इफ इट इज स्पोर्ट रिएक्शन तो ये वाला स्लाइडर चलेगा। इफ इट इज, मैं फिक्स नहीं बता रहा हूँ, इट्स डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन एक्चुअली। अगर ये मेंबर हॉरिजेंटल ना हो के वर्टिकल होता है तो डायरेक्शन ऑफ दैट गाइड रोलर विल बी चेंज्ड, अदरवाइज दिस गाइड रोलर विल रिमेन सेम। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब अगर आप देखोगे इसकी अगेंस्ट ये डाउन जाएगा तो ये क्या जाएगा, ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? इट विल मूव अप और डाउन, इट विल अपवर्ड और नॉट, डेफिनेटली इट गोइंग टू बी मूव। अब अगर इसको आप नीचे दबाओगे, बिकॉज हिंज स्पोर्ट इज रिस्ट्रिक्टिंग ओनली वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, नॉट द रोटेशन। रोटेशन क्या होता है? फ्री होता है, फ्री होता है, इसीलिए अगर ये डाउन आएगा तो डेफिनेटली रोटेशन फ्री है, इट विल गोइंग टू अपवर्ड। सिमिलरली ये आपका क्या होगा, अप होगा, तो यहाँ पे हमें क्या है, अगेन रोलर स्पोर्ट है। रोलर क्या करती है? रिस्ट्रिक्शन ओनली वर्टिकल डायरेक्शन, रिस्ट्रिक्शन नहीं होती किसके अगेंस्ट? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट और योर रोटेशन। ठीक है, तो ये भी आपका क्या कर देगा, मूव हो जाएगा। तो इसके अगेंस्ट आपकी शेप क्या बनेगी? ये तो है डिफ्लेक्टेड शेप। अब ये डिफ्लेक्टेड शेप डायरेक्टली रिलेट करती है इन्फ्लुएंस लाइन के साथ, बट ऐसी इंक्लाइंड लाइन नहीं होती है। इन्फ्लुएंस लाइन में क्या लाइन बनेगी? स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो इसके अगेंस्ट ये बना, यहाँ पे हमारा वी सी है वो क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। फिर आपके पास ये डाउनवर्ड आया, जो डिफ्लेक्टेड शेप थी वो रिलेट कर रही है कि नहीं कर रही है? ये इट इज यस और नो, ये बन गया। सिमिलरली यस फॉर सर। मोमेंट, सी पॉइंट के मोमेंट बनाना है, यहाँ पे आपने क्या करना है? ऐसी सपोर्ट प्रोवाइड करनी है जो कि मूवमेंट को अलाउ करे। तो ऐसी सपोर्ट कौन सी लगाओगे? इंटरनल पिन क्या करती है? इंटरनल पिन इज अलाउइंग द मूवमेंट। तो मूवमेंट अलाउ करना और उसको डिफ्लेक्ट कर दो। हाउ इट गोइंग टू बी डिफ्लेक्ट? इट्स गोइंग टू बी डिफ्लेक्ट लाइक दिस, दिस इज द इन्फ्लुएंस लाइन। दैट्स हाउ यू कंट्रोल द बाय यूजिंग Mueller Bresson. Very simple way, very unique technique to approach it. Yeah, clear? Yes sir, it is easier than previous one. Yes, drawing is easy, but conceptual is very requireable. Actually concept चाहिए इसमें, काफ़ी काफ़ी Yes ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा। एक तो स्पोर्ट सिस्टम आपको पता होना चाहिए, शेप किस तरीके से बनेगी, डिफ्लेक्टिव शेप। क्योंकि डिफ्लेक्टिव शेप आपको याद हो तो मैंने आपको इनिशियली जब बिफोर स्टार्टिंग द स्ट्रक्चर एनालिसिस एक्चुअली में, जैसा कि हमने मेथड देखे थे डिफरेंट टू कैलकुलेट स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, आई जस्ट टोल्ड यू try to visualize how the beam is going to deflect, so you will get idea how to approach the numerical. So visualization is very important in that point also. ठीक है, डिफ्लेक्टिव शेप अंडरस्टैंड कर रहे हो तो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम इज वेरी इजी टू ड्रॉ हियर। ठीक है, yes sir. so there are some other examples also, you can see yourself how to solve this kind of problem. अब यहाँ पे अलग अलग पूछा गया क्या, स्केच द इन्फ्लुएंस लाइन फॉर वर्टिकल रिएक्शन एट ए। तो इसमें अलग अलग डिफरेंट बीम्स हैं। ए के लिए आपको इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करनी है और कुछ ड्रॉ किए गए हैं तो आपको उसके हिसाब से देख लेना है कि किस तरीके से। अभी कैंटिलीवर बीम में बताओ मुझे, कैंटिलीवर बीम में ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? यस और नो? वर्टिकल रिएक्शन एट ए, Yes sir. क्यों बनेगा? मैं रीजन बता देता हूँ। बिकॉज अगर आप ये कैपेसिटी फ्री करते हो, रिलीज करते हो, तो इस वर्टिकल रिएक्शन के साथ ये क्या करेगा? आप मूव करेगा। अब यहाँ पे फ्री है, देर इज नो रिस्ट्रिक्शन अगेंस्ट एनीथिंग, बिकॉज इन कैंटिलीवर वन एंड इज फिक्स, अदर इज फ्री। तो इस एंड पे आपके पास रिस्ट्रिक्शन है। ऑल द मूवमेंट, पॉसिबल मूवमेंट लाइक वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, रोटेशन, ऑल आर फ्री, सॉरी फिक्स, बट हेयर ऑल द थिंग्स आर फ्री हेयर। तो अब जैसे जैसे आपने इसके लिए ए पॉइंट पे स्पोर्ट रिएक्शन के लिए मतलब ए वाई पे ड्रॉ करना है, तो इसके साथ पूरा का पूरा बीम रोटेट कर जाएगा। तो दिस डिफ्लेक्टेड शेप इज नथिंग बट इट इज अ इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर ए वाई, दैट्स हाउ यू कैन। ठीक है, तो ये इसमें क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं 2 मार्क्स में और 5 मार्क्स में भी।
और गेट के रिलेटेड भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं. इवन इन द एग्जाम ऑफ जूनियर इंजीनियर आल्सो इन नाउ डेज क्वेश्चन इज आस्क्ड रिलेटेड टू दिस. Move to the next slide. So there are other also, so lots of question I have mentioned into the PPT. You can solve yourself to better understand the concept. Otherwise, even then you require any more questions, I will share with you. Now the influence line diagram for trusses. So trusses, you know, what does it mean? How to get the value of internal forces in truss members? They either can, there is axial forces always in the truss members. There could be axial compressive force or टेंसाइल फोर्स. द वे यू नीड टू कैलकुलेट. अब आपको इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से ड्रॉ करना है. जाए जस्ट टू के एग्जांपल है. तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो दिस इज सिंपली सपोर्टेड ट्रस्ट. बेसिकली ए और बी के ऊपर सपोर्ट सिस्टम है, किसी रिवर के ऊपर से क्रॉस ट्रस्ट है. ये कोई भी व्हीकल है जो कि पास होगा अभी इसके थ्रू फ्रॉम ए पॉइंट टू एफ पॉइंट. अब आपने क्या करना है, ए जब ये व्हीकल अगर मूव कर रहा है, अभी इसको थोड़ा इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम को और ब्रीफली आपको अंडरस्टैंड होगा कि इसका क्या मतलब आ रहा है. अगर इसका कोई सीजी के ऊपर लोड लग रहा है जैसे कि दिखाई दे रहा है इस पॉइंट पे हुआ, तो इन्फ्लुएंस डायग्राम अगर ये देखोगे दिस इज अ फॉर डीजे मेंबर, दिस इज द डीजे मेंबर, उसके लिए इन्फ्लुएंस डायग्राम है. जब ये व्हीकल इसके सारे स्पोर्ट जॉइंट से मूव होता हुआ, दीज आर द स्पोर्ट पॉइंट्स जहाँ पे आपके बीम्स के अंदर ये ट्रस मेंबर जुड़ा हुआ है. हर एक सेगमेंट की लेंथ है वो एल 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 है, हाइट भी एल है. तो अगर ये क्रॉस आउट करेगा थ्रू आउट ए टू एफ, अगर ये इस ए पे हुआ तब डीजे की वैल्यू क्या होगी, बी पे आया तब डीजे की वैल्यू क्या होगी, सी पॉइंट पे आया तो डीजे की वैल्यू क्या होगी, इसी तरीके से डी पे आया तो डीजे की वैल्यू क्या होगी, और ई पे आया तो डीजे की वैल्यू क्या होगी, और एफ पे आएगा तो डीजे की वैल्यू क्या होगी. बेसिकली इन्फ्लुएंस डायग्राम आपको यहाँ पे फिर से ब्रीफ आउट करता हूँ, आपको ये आइडिया देती है कि अगर कोई भी लोड अक्रॉस पास होता है, मूव होता है, कंटिन्यूसली मूव होता है, तो आपके मेंबर के ऊपर क्या वेरिएशन आ रहा है उस लोड के मूव होने के साथ. शियर के अंदर क्या चेंज आ रहा है, अगर शियर फंक्शन ढूंढ रहे हो. मूवमेंट के अंदर क्या चेंज आ रहा है, इफ़ यू आर आस्किंग अबाउट मूवमेंट इन्फ्लुएंस डायग्राम. और सपोर्ट रिएक्शन के अंदर क्या चेंज आ रहा है, या एनी ट्रस्ट मेंबर के अंदर क्या चेंज आ रहा है, उसके फोर्सेस में क्या चेंजेस आ रहा है बाय मूविंग दैट लोड इनटू थ्रू आउट दिस सेगमेंट. तो एक बनाया हुआ है, ये भी मैं बताऊंगा किस तरीके से ड्रॉ हुआ है. दैट्स हाउ द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम इज गोइंग टू बी ड्रॉ फॉर इंडिविजुअल मेंबर ऑफ डीजे. In the next, I think 7th semester or 8th semester, you are going to see steel structure. There is an influence diagram for whole complete truss system. So over there, you need to draw for individual members and then draw influence diagram for single one by one by one. There are different influence diagram for different members, right? So let's see how to do it. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था डीजे के अंदर, जैसा कि ये लोड अभी आपका रीच किया कहाँ पे, डी पॉइंट के ऊपर. सपोज देयर वैल्यू इज 50, तो वहाँ पे अभी हमने 1 किलो न्यूटन लोड के लिए मेरे पास इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम का पता था कितना वैल्यू आ रहा है, हाईएस्ट वैल्यू पॉजिटिव, मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ दैट यूनिट कितना आ रहा है 6/5√2, और नेगेटिव क्या आ रहा है 2/5√2. तो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ दैट लोड instead of 1, put the value of 50. So this is the maximum tension comes out in DJ when there is a 50 kilonewton load reach at point D. डी के ऊपर जब रीच करेगा तो मैक्सिमम पॉजिटिव और टेंशन जो निकल जाएगी, ये नेगेटिव होता है मतलब कंप्रेसिव, पॉजिटिव में मतलब टेंशन. तो मैक्सिमम टेंशन कम्स इन डीजे व्हेन देयर इज ए 50 किलोन्यूटन लोड रीच एट पॉइंट डी. अब सी पे होगा तब क्या वैल्यू होगी, आपको ये हाईएस्ट पॉइंट पता है, सिमिलर ट्रायंगल से आप ये भी निकाल सकते हो. यू कैन कैलकुलेट दिस वन एंड दिस वैल्यू इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड. अब इसके लिए आगे पूरा कंप्लीट क्वेश्चन. अब देखो देयर इज ए डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रस सिस्टम. तो यहाँ पे आपके पास सेम ट्रस है, पहले ये जॉइंट पे लोड आया, यहाँ पे आया, मीन्स दीज आर द जॉइंट और these members are connected and through this joint the load is transferred through these members fine. तो इस तरीके से मूव करता हुआ इस जॉइंट के थ्रू मूव करेगा. सिमिलरली हेयर द लोड इज गोइंग टू बी, ये यहाँ पे इस पैनल पे लोड आ रहा है, यहाँ पे इस पैनल के ऊपर लोड आ रहा है फाइन. अब देखो फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ फॉर दिस वन.
अब आपका लोड इनिशियली ए पॉइंट पे हुआ तो वैल्यू का ऑटोमेटिकली कम्स आउट टू बी 0, इसी तरीके से एफ पे आएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। ये 2 पॉइंट्स हमें ऑलरेडी पता है। नाउ वी हैव टू ड्रॉ व्हेन यूनिट लोड इज एट बी पॉइंट and draw for influence line for member DJ. Let's see how to draw this. Sum of vertical forces. अब यहाँ पे आपको फिर से ध्यान रखना है कि डीजे के अंदर फोर्स कितना आएगा जब यूनिट लोड बी पॉइंट के ऊपर लग रहा होगा। बेसिकली आपका क्वेश्चन क्या बन जाता है, जस्ट एनालिसिस ऑफ ट्रसेस। अब आपने ये लोड को मूव करते हुए डीजे मेंबर का फोर्स निकालते चले जाना है बार बार। रिपीट द टास्क एवरी टाइम व्हेन द लोड इज मूविंग थ्रू द जॉइंट्स B पे, C पे, D पे, E पे and ultimately A and L. A और L already we know that comes out to be 0 only. अब Fy equal to sum of vertical forces equal to 0. Ay की वैल्यू निकल गई, वो कितना आ जाएगा 1/5 ऑब्वियसली। टोटल सेगमेंट कितना है 1 2 3 4 5। L how many L we do have 1 2 3 4 5। तो ये आपका क्या आ जाएगा 1/5 आ जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, ये आपने क्या कैसे निकालोगे, सम ऑफ मोमेंट अबाउट सॉरी आर ए प्लस आर बी दिस वन और आर एफ इक्वल टू दिस वन, टेक द मोमेंट अबाउट एनी ऑफ द स्पॉट पॉइंट। अब ये हर बार चेंज होगा, जैसे जैसे लोड आगे बढ़ेगा दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी चेंज। अब आपने क्या करना है, अब हमें निकालना क्या है, वैल्यू निकालनी है डीजे मेंबर के अंदर कब, जब आपका 1 किलोन्यूटन या यूनिट लोड है वो बी पॉइंट पे लगेगा। अब आपने कौन सी अप्रोच करनी है, वी ऑलरेडी सीन देयर वर 3 मेथड्स ऑफ एनालिसिस ऑफ ट्रसेस अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट वाज मेथड ऑफ जॉइंट, मेथड ऑफ सेक्शन एंड टेंशन कोएफिशिएंट। दीस वर द 3 मेथड दैट वी ऑलरेडी सीन। अब आपने अप्रोच करना है विच मेथड आई एम गोइंग टू यूज हियर। तो मुझे फोर्स किस में निकालना, ओनली सिंगल मेंबर दैट इज डीजे। और क्या मैं सारा मेंबर के थ्रू निकालूंगा, नो, आई एम नॉट ए full person here. I just you have to use a method which is very handy to use, that is a method of section, because I just required a force into the member DZ, not throughout the truss system. Only DZ में चाहिए cut a section, so your member should be cut out over there. Make a free body diagram. That's how you can cut a section. This is the free body diagram. This is L. This is L. Tan theta comes out to be 45 degree. Obviously tan 1 is 45. Fij, the force in ij member, this is the Fdj member, Fde member. Just split into the two components, sine and cos. Sum of vertical force is equal to 0. Fy 1/5 that is positive. इसका component आएगा वो downward आएगा, उसकी वैल्यू आप निकाल लीजिए, either it is cos or sine, whatever it is, it's going to be sine only. Sorry, this is the cos one because angle is with the vertical here, fine. तो उसके हिसाब से आपकी वैल्यू निकल के आएगी √2/2 एफ डीजे। डीजे की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/5 √2, फाइन। सिमिलरली यू कैन अप्रोच हियर, एफ वाई की वैल्यू भी निकाली हुई जो कि यहाँ पे 1/5 है। जस्ट यू हैव टू टेक द मोमेंट अबाउट एनी ऑफ द स्पॉट पॉइंट। आई नीड टू गेट द वैल्यू ऑफ एफ वाई बिकॉज दिस इज द नियरेस्ट पॉइंट टू कट ए सेक्शन। आप यहाँ से भी कट कर सकते हो, आप आइदर यू कैन कट दिस साइड आल्सो, दोनों साइड से आप ले सकते हो। फ्री बॉडी डायग्राम इस साइड से थोड़ा डिफिकल्ट होगा, अदरवाइज यू कैन टेक द स्मॉलर पोर्शन विच इज इजी टू सोल्व। एफ आई का वैल्यू क्या आया 1.5, प्लेस हियर। सिमिलरली फॉर द सेकंड केस व्हेन लोड इज एट सी पॉइंट, सेम अप्रोच, सेम थिंग, वैल्यू changed. You can see there is a difference into the value of FDJ. Every time you have to move that load into the next point, get the value of FDJ. Every time move a load, get a value of FDJ. अब आप एक चीज नोट कर रहे होगे, आई होप सो, आप देखो कि ये लोड मूव हुआ तो स्पोर्ट की रिएक्शन भी चेंज हो रही है। कैन यू सी दिस, यहाँ पे क्या आ रहा है 1.5 1/5, यहाँ पे अभी 2/5। Similarly, when it reaches to the D point, this value again change. E पे this value again change, और जैसे ही F पे पहुंचोगे this value comes out to be maximum, that is 1. तो यहाँ पे एक तरीके से दो चीजें आपको समझने को मिल रही होंगी कि स्पोर्ट का रिएक्शन का अगर कंपोनेंट पूछा जाता है यहाँ पे, ड्रॉ द इन्फ्लुएंस डायग्राम फॉर रिएक्शन एट F, तो वो भी आप समझ सकते हो यहाँ पे। हाउ टू अप्रोच दिस वन यू हैव टू अप्लाई ओनली द सम ऑफ movement about a point. Take every time a moment about a point, move the load, get the value of y, move the load, get the value of y, move the load, get the value of y, until it's reached to the end. Make a tabulated form,
apply into the table. That's it. That's how you can upload. Fine. Ultimately, you can see Fy again changed 3 by 5. Now Fdj comes out to be 6 by root 5 2. Then F comes to be j point. Now value is coming to be negative. और Fy की वैल्यू क्या आ रहा है 4 by 5. जैसे ये 1 पे पहुंचेगा ये आ जाएगा 5 by 5 मीन्स 1. ठीक है, यहाँ पे ईजे की देखो, ईजे इज ए जीरो फोर्स मेंबर व्हेन देयर इज ए यूनिट लोड इज नॉट एट ई. ई के ऊपर अगर लगेगा तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, मैक्सिमम आएगी, दैट इज 1 थ्रू आउट. यहाँ पे जैसे जैसे यहाँ लोड है ईजे की वैल्यू देख लीजिएगा निकाल के, यू विल गेट द वैल्यू. बच्चे ये इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम समझ आया? किसी को कोई डाउट हो यू कैन आस्क. If anybody have any doubt how to draw the influence diagram for truss or any truss member component, you can ask. अब यहाँ पे दो चीज़ें बच्चे आपको समझ आनी चाहिए. एक स्पोर्ट रिएक्शन अगर ट्रस के अंदर उसके लिए इन्फ्लुएंस डायग्राम बनाना पड़े तो आप इजीली बना सकते हो. आपके कंपोनेंट आपके पास मिल रहे हैं. ए पॉइंट पे था एफ जे एफ वाई की वैल्यू 0 1, यहाँ पे आया एफ वाई इज 1 by 5. सेकेंड पॉइंट पे एच पे मूव किया 2 by 5. डी पॉइंट पे आया 3 by 5. सिमिलरली फॉर इट रीच टू द ई पॉइंट एफ वाई इज 4 by 5, एफ पे 1. तो टेबुलेटर बनाइए और उसके लिए आपकी लीनियर स्ट्रेट लाइन बन जाएगा 0 एट ए और मैक्सिमम एट एफ. और इसके लिए भी ई स्पोर्ट के लिए ये थोड़ा सा पॉइंट आप ध्यान से देखिए. देखो इसमें क्या है, इन सभी पॉइंट पे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर ई जे मेंबर ई जे 0 मिलेगा आपको. आप ये कैलकुलेट कर सकते हो, सेम प्रोसीजर है. बट यहाँ पे ये कंपोनेंट का रिजोल्यूशन नहीं होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है. जस्ट आपने ये सेक्शन कट करना है. इसको सेक्शन कट कर लीजिए, यहाँ से सेक्शन कट कर लीजिए, चाहे किसी भी तरीके से सेक्शन कट करके आप निकाल सकते हो सिमिलर वे में जैसा हमने अभी अप्रोच किया था. आप यहाँ से कट कर लीजिए, चाहे इस तरीके से कट कर लीजिए. सो यू विल सी मेक ए फ्री बॉडी डायग्राम, ट्राई टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, और ये ऐसा बनेगा, ये आपके सामने, और इसकी वैल्यूज आप निकाल के की कोशिश करना, यू विल बेटर अंडरस्टैंड. अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या डीजे के बारे में समझ. अगर मैं यहाँ पे कहूँ भी ड्रॉ द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर बी एच, तो क्या अप्रोच रहेगी? अप्रोच रिमेन सेम और इवन वैल्यू भी सेम रहने वाली है. आपने स्टार्ट क्या कर देना, एफ वाई से स्टार्ट कर देना. सेम ये मेंबर, सेम ही चीजें बिल्कुल. यस सर. ठीक है, तो ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्योंकि ये सिमेट्रिक बॉडी है एक तरीके से देखा जाए तो. सारा का सारा स्ट्रक्चर आधा अगर निकाल लो तो इधर पोर्शन इज सेम एक्चुअली. ठीक है, वैसे 5 सेगमेंट है, एल 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 अगर आप काउंट करें तो दैट्स हाउ यू कैन अप्रोच. वेरी इजी टू ड्रॉ द कंस्ट्रक्शन. ठीक है, कोई डाउट? एनी डाउट एनीबडी? नो सर. Okay. Next is absolute maximum shear and bending moment. So what does it mean? अभी तक हम बात कर रहे थे किसी भी मेंबर के अंदर अगर कोई भी फोर्स मूव कर रहा है तो उसकी वैल्यू से क्या इम्पैक्ट आ रहा है आपके किसी भी मेंबर के ऊपर. हमने बीम के अंदर देखा, हमने ट्रसेस के अंदर देखा. नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट मैक्सिमम shear and bending moment. We developed the method for computing the maximum shear and moment at a specified point in a beam due to the series of concentrated moment. अभी हम बात क्या कर रहे थे, अभी हम निकाल रहे थे ओनली फॉर सिंगल यूनिट लोड, कि एक यूनिट लोड अगर मूव कर रहा है. अगर सपोज करो एक मल्टी एक्सल टायर वाला कोई आपका ट्रक पास कर रहा है, ठीक है, मल्टी एक्सल है, मान लो 22 टायर्स आर देयर, मैक्सिमम आपने देखे भी होंगे जनरली इन इंडिया. अगर वो आपने जानते हो कि उसका सेंट्रलाइज्ड लोड, सीजी की बात नहीं कर रहा हूँ, सीजी तो होगा ही है ऑब्वियसली, पूरे बॉडी का कहीं ना कहीं सीजी है उसका. ठीक है, अब डेफिनेटली अब वो कुछ लोड आपके पिछले टायर पे होगा, देन सेकंड थर्ड. तो ये सीरीज ऑफ कंसंट्रेटेड लोड अगर लग रहा होगा तब क्या करोगे, तब उस केस में इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम कैसे ड्रॉ करोगे, या मैक्सिमम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कहाँ आएगा, दैट वी नीड टू कैलकुलेट. ठीक है, a more general problem involves the determination of both the location of point in the beam and the position of loading on the beam so that one can obtain the absolute maximum. तो basically मैं क्या करने वाला हूँ,
मैं मैक्सिमम वैल्यू के लिए निकाल लूँ तो उससे ज़्यादा तो आएगा नहीं. सो इट्स अ वेरी वेरी हैंडी टूल टू डिज़ाइन एनी एक्सियल कंप्रेशन मेंबर. पायर्स आपने देखे ब्रिज के अंदर जो पायर्स होते हैं, जो पिलर्स आप देखे होंगे, ब्रिजेस जो बने होते हैं जो सपोर्ट करते हैं वर्टिकल कंपोनेंट्स, जो कॉलम आप बिल्डिंग में कह रहे हो, मैं ब्रिज के अंदर कह रहा हूँ कि वो पायर्स है. हैव यू सीन एनी टाइम? आपने थ्रू आउट डिग्री आपने बहुत सी रिवर्स क्रॉस की होंगी, यस सर देखा. ठीक है. तो उस Yes, sir. पायर्स के ऊपर आपको अगर मैं कहूँ भी डिज़ाइन करना है, अब पायर्स के ऊपर ट्रेन्स भी पास ऑन हो रही है. अगर ट्रेन वो ब्रिज अगर रेलवे के लिए है, अगर वो बस के लिए सपोज कीजिए या लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए अदर देन द ट्रेन्स, तो उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल आर गोइंग टू बी पास. बाइक्स विल बी देयर, कार्स विल बी देयर, मल्टी एक्सल बसेस, कार्स, सो मेनी व्हीकल्स आर गोइंग टू बी पास. अगर मैं कहूँ भी मैं मैक्सिमम वैल्यू के लिए निकाल लूँ उस मैक्सिमम क्या आने वाला है, उसके ऊपर क्या लोड आने वाला है एक्चुअली, तो उसके लिए अगर डिज़ाइन कर लूँ तो उसके नीचे वाले तो ऑटोमेटिकली कवर होंगे कि नहीं होंगे? यस और नो? Yes, sir. If I going to be calculate, suppose in throughout the lifespan a bridge going to be take care of load of 1000 kilonewton, जो मैक्सिमम वैल्यू आने वाली है, उसके लिए अगर डिज़ाइन कर लूँ तो उससे 900 वाला या 800 होगा तो वो तो ऑटोमेटिकली ऑक्यूपाइड हो गया ना. दैट इज़ विद इन द 1000 ना ओनली. तो बात ये कहने की है कि अगर एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर एंड बेंडिंग मोमेंट निकाल लूँ ड्यू टू द दैट कोज लोड, तो आई कैन इजीली डिज़ाइन फॉर दैट. तो मूविंग लोड के साथ अगर किसी भी कॉलम के ऊपर ये बड़ी एनालिसिस होती है, और डिज़ाइन के अंदर ब्रिज एनालिसिस के अंदर खास करके बड़ा यूज़ किया जाता है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम का concept. अगर कोई भी व्हीकल ए पॉइंट पे है तो अगर सेंटर कॉलम के ऊपर मैक्सिमम लोड कब आएगा, किस पॉइंट पे वो लोड पहुंचेगा तब, तो ये वेरिएशन हमें वहाँ पे यूज़ किया जाता है. इसकी मैं रिलेटेड थिंग्स बता रहा हूँ प्रैक्टिकली एज वेल एज डिज़ाइन प्रॉब्लम्स आल्सो. ठीक है. आई होप कि आपको कुछ रिलेट हो पा रहा होगा, बट आई एम जस्ट सेइंग टू यू. अब इसको करना क्या है, कैसे निकालना है वो देखो. एक प्रॉब्लम है, ठीक है. इस प्रॉब्लम को देखते हैं और अप्रोच किस तरीके से किया जाएगा, किस तरीके से सोल्व करनी है. लेट मी एक्सप्लेन इट फर्स्ट. So there is a beam which having a 25 feet long. ये 25 मीटर भी हो सकता है, फीट भी हो सकता है, और जनरली फीट होगा या मीटर होगा, बट एवर द यूनिट पे मत जाइएगा, वैल्यू रिमेन सेम, प्रोसीजर रिमेन सेम. There is a any multi axle bus or any truck is there. Suppose there are one tire is there, second here, third here, fourth here. मीन्स दोनों साइड की बात नहीं कर रहा मैं, नंबर ऑफ टायर्स नहीं बता रहा हूँ आपको, पॉइंट्स बता रहा हूँ. सॉरी. वहाँ पे पॉइंट लोड्स आपके एक्ट कर रहे हैं. दीज आर द सीरीज ऑफ पॉइंट लोड एक्टिंग. द फर्स्ट वन इज 10 किलो न्यूटन, 10 किप्स, 8 किलो न्यूटन. मैं अमेरिकन यूनिट्स भी साथ में बता रहा हूँ आपको, किप्स जिसको बोल रहे हैं. यहाँ पे किलो न्यूटन हम बात करेंगे ऐसा ही यूनिट के. 8 किलो न्यूटन, 3 किलो न्यूटन एंड 4 किलो न्यूटन, जिनकी आपस में डिस्टेंस है, जो फर्स्ट टायर टू सेकंड टायर डिस्टेंस इज 3 फीट, सेकंड टू थर्ड इज 2 फीट एंड नेक्स्ट इज 2 फीट. देयर डिस्टेंस इज आल्सो गिवन. अब इस तरीके से प्रॉब्लम है, मुझे क्या निकालना है, मैक्सिमम लाइव मोमेंट इन द गर्डर. इस बीम या गर्डर के अंदर मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी या कौन सा लोड किस पोजीशन पे पहुंचेगा. सो आई विल गेट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मोमेंट. अगर वो वैल्यू मुझे पता लगी तो आई विल वेरी इंश्योर कि किस पॉइंट पे क्या मुझे प्रोवाइड करना है, क्या रिस्ट्रिक्शंस देनी है, कि दिस लोड इज नाउ एट दिस पॉइंट एंड दिस इज द इफेक्ट इज गोइंग टू बी जनरेट बाय द दैट लोड. ठीक है. अब करना क्या होगा, अप्रोच क्या है इसके लिए. फर्स्ट कैलकुलेट फोर्स रिजल्टेंट, मीन्स आई हैव टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स. वो कहाँ लगेगा वो हम अभी मैं बताता हूँ. फोर्स रिजल्टेंट क्या होता है, जस्ट द सम ऑफ फोर्सेस कितना है. ठीक है. एक्ट कहाँ करेगा, डेफिनेटली इज गोइंग टू बी एक्ट एट द सीजी और सेंटर पे. किसके, इस पूरे इसके ऊपर. अगर इसका इंडिविजुअल इम्पैक्ट देखें और इसके सीजी के टोटल लोड का इम्पैक्ट देखें तो अगर सेंटर पे लगा दें तो दैट इज अ सेम. Place each concentrated load equidistant from CG just as the force result. अब इसको अप्रोच क्या करना है वो मैं थोड़ा सा इसको होल्ड रखना सेकंड पॉइंट के लिए. जस्ट आई सोल्व दिस न्यूमेरिकल, यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू सोल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम. देन अप्लाई योर बेसिक स्टैटिक्स, कैलकुलेट द रिएक्शंस, इंटरनल मोमेंट अंडर दैट कंसंट्रेटेड लोड. अब इस तरीके की प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करना है वो देखो. फर्स्ट केस, force resultant you have to calculate.
make the free diagram on excited view of this. This is the 10 kilonewton, 8 kilonewton, 3 kilonewton and 4 kilonewton. This is a equation of similar equation that you seen in strength of material. In which topic? Let me know please. कोई बताएगा मुझे in which topic you seen this kind of problem? और many basic 8th and 9th और 10th 11th में भी आपने देखा होगा. Just the center distance, how to find it. Bending theories में हमने देखा था when we analyze your T section, I section, if you remember. हमने वहाँ पे यूज़ किया था इस वाई बार को, मतलब सी जी एक्सट्रीम पॉइंट से कितना और कहाँ पे लाई कर रहा है एक्सट्रीम एंड से, ठीक है. तो यहाँ पे हम बात करेंगे फोर्स के साथ. तो मुझे रिजल्टेंट फोर्स को एक्ट करवाना है और किसी भी रेफरेंस पॉइंट से. अब आपने यहाँ पे क्या करना है, मुझे एक्स बार निकालना है कि जहाँ पे मैं रिजल्टेंट एक्ट करवा सकूँ थ्रू आउट दिस बॉडी. अब इसको आप एक लाइन देख सकते हो, बट ये एक मल्टी टेक्सल टायर या कोई एक ट्रक है जिसके डिफरेंट टायर, मैं वो अभी आगे दिखाऊंगा. किसी भी रेफरेंस पॉइंट को ले लीजिए. आइदर यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस एंड, आइदर यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस एंड, इवन आइदर यू कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर साइड आल्सो. बट ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इस एंड को हम क्या कंसिडर करके चलेंगे. तो ट्राई कि ऑलवेज कंसिडर फ्रॉम द एंड टू एंड. तो आई एम स्टार्ट फ्रॉम दिस एंड एंड एक्स इज प्रोसीडिंग मैक्सिमम टू द 4 किलोमीटर. तो एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ फोर्स इनटू एक्स डिवाइड बाय टोटल फोर्स. 10 kilonewton. What is the distance? What is the distance? It is 0 because it is start from this point. Reference point से distance कितना है 10 का? 0 है. 0 plus 8 into distance from the reference point कितनी है? 3 plus 3. What is the distance from reference point? 3 plus 2 5 plus 4. What is the distance for reference point? 3 plus 2 plus 2, that is 7. Divide by total load, that is 10 plus 8 plus 3 plus 4, that is 25 total. 18, 3, 21 and 24, 5. Total is 25. X bar comes out to be 2.68 feet. Any doubt related to this point? I think very simple thing to calculate. यहाँ पे पता लग गया अभी तक? Yes, sir. Yes, अब sir. आपका ये सेगमेंट था, आपने जो एफ आर है दैट इज द रिजल्टेंट फोर्स विच वैल्यू इज 25. आपने यहाँ से स्टार्ट किया, तो ये एक्स बार आपको ये ध्यान रखना है भी कहाँ से स्टार्ट किया और एक्स बार मिला कहाँ पे. टोटल 3 फीट था. 3 फीट था. डिस्टेंस कितना है? 2.68. स्टार्ट फ्रॉम द 10 किलोमीटर, तो 2.68. तो यहाँ पे आपका कहीं बीच में 10 किलोमीटर टू 8 किलोमीटर आपको लोड मिला. अब एक चीज़ यहाँ पे एक आपको फिर से ध्यान में आई होगी, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो जहाँ पे मैक्सिमम लोड है ना, रिजल्टेंट भी वहीं पे आ रहा है. मीन सी जी ऑब्वियसली कम्स आउट टू बी द हाई वेट के साथ ही मिलेगा ना. ये स्पोर्ट आपको बीम में भी मैंने एक आइडिया बताने के लिए कहा था कि ध्यान रखना कि जिस स्पोर्ट के पास ज़्यादा लोड लगेगा उसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा निकल के आएगी. तो ये मिस्टेक ना हो इसलिए आपको थोड़ा सा आइडिया रखना चाहिए. तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है. अब निकालते हैं सेकंड पॉइंट क्या है. एफ रिजल्टेंट पहला पॉइंट आपने सोल्व कर लिया और इजी तरीका है सोल्व करने का, आपने प्लेस भी कर दिया. अब मैक्सिमम मोमेंट अंडर 10 किलोमीटर. अब क्या करना है, अब प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, बड़ा ध्यान से देखने वाली चीज़ है. अब आपने क्या करना है, जो सेकंड पॉइंट है ना, जो आपका फोर्स जो लगाना है जिसके लिए आपने फर्स्ट 10 किलोमीटर है और रिजल्टेंट के साथ दोनों सेंटर लाइन से इक्वली डिस्टेंट होने चाहिए. दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि जो पहला लोड है, पहला लोड कहाँ से स्टार्ट किया? 10 किलोमीटर. 10 किलोमीटर और रिजल्टेंट फोर्स दोनों सेंटर लाइन से इक्वली डिस्टेंट हो. मतलब अगर सेंटर लाइन अगर मैं कहूँ भी 5 पे है, तो लोड अगर 10 किलोमीटर इस साइड है, मतलब लेफ्ट साइड है, तो दैट शुड बी 2 मीटर अवे है, तो रिजल्टेंट भी कितना होना चाहिए? 2 मीटर. तो दोनों मतलब सेंटर से दोनों की डिस्टेंस है दैट शुड बी इक्वल. क्लियर? आपने इस तरीके से ये लोड प्लेस करने कि सेंटर से दोनों की डिस्टेंस है रिजल्टेंट और जिस फोर्स के लिए आप मैक्सिमम मोमेंट निकाल रहे हो वो दोनों के दोनों लोड सही सेंटर लाइन से बीम के इक्वली डिस्टेंस होने चाहिए. तो उसमें क्या करोगे, हमें पता है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रिजल्टेंट एंड 10 किलोमीटर लोड? दैट इज 2.68. यस और नो? Yes, sir. ठीक है. अब आपने ऐसा पॉइंट चूज, सेंटर लाइन. सेंटर लाइन क्या है इस बीम की? मतलब मेरे इस लोड को, इस ट्रक को, अभी तो यह स्पोर्ट से आउट, अभी ये मूव नहीं हुआ, इस मेरे बीम के ऊपर नहीं आया,
सपोज करो ड्राइवर ने स्टार्ट किया इस व्हीकल को और इट्स गोइंग टू मूव एंड रीच एट द सेंटर पॉइंट, और सी सेंटर कहाँ आएगा, 25 है तो कहाँ आ जाएगा 12.5 पे। 12.5. अब 12.5 पे आपने इस ट्रक को रोकना है कहाँ पे, कि मेरे रिजल्टेंट और 10 किलो न्यूटन लोड के बीच में डिस्टेंस है वो दोनों सेम आ जाए, दोनों साइड, इस तरीके से उस टायर को पास ऑन करना। देखो आपके ड्राइवर बैठा है, सपोज कीजिए 4 किलो न्यूटन लोड पे है, यहाँ से स्टार्ट किया, पास किया, ये मेरा आ गया सेंटर लाइन जो कि है 12.5 मीटर पे, 12.5 मीटर पे, दिस लाइन इज 12.5। अब आपने स्टॉप कहाँ करना है, जैसे ही ये मुझे डिस्टेंस कितनी कैसे पता चलेगी, टोटल डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच में 2.68 है, 10 और रिजल्टेंट के बीच में डिस्टेंस क्या है, दैट इज 2.68 ओनली। तो आधा कैसे होगा, डिवाइड बाय 2 ओनली, जस्ट डिवाइड बाय 2, 1.34। तो इस जगह पे जाके स्टॉप करना है कि जो मेरा रिजल्टेंट और 10 किलो न्यूटन लोड के बीच में डिस्टेंस जो सेंटर से कितनी रहे, इधर भी 1.34 हो, इधर भी 1.34 हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ पे मुझे बताइए, किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज आई विल मूव फर्दर। यही प्रॉब्लम आएगी, बाकी बड़ा सिंपल है ये बच्चे। मैं रिपीट कर देता हूँ, जिस लोड के लिए मैक्सिमम मोमेंट आप निकाल रहे हो उसका और रिजल्टेंट का कोई भी लोड होगा, 8 का भी बताऊंगा, 3 का भी बताऊंगा, 4 का भी इसी तरीके से करेंगे। पहले मैं 10 के लिए, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू तो ऑब्वियसली इट्स कम आउट टू बी मैक्सिमम फॉर 10 ओनली। 10 किलो न्यूटन और एनी लोड, रिजल्टेंट का जो फोर्स आपका आया है उसको सीजी के सेंटर ऑफ दैट बीम इस तरीके से प्लेस करना है कि दोनों के बीच में डिस्टेंसेस सेम हो, दैट फोर्स एंड रिजल्टेंट बोथ। तो यहाँ पे ये भी 1.34 हुआ, ये भी 1.34 हुआ, आपने प्लेस कर दिया प्लेस। अब मुझे सेंटर पता है कितना डिस्टेंस है, दैट इज 12.5 फीट। ये डिस्टेंस क्या निकाल सकते हो आप, कैन यू कैलकुलेट डिस्टेंसेस फॉर ईच एंड एवरी लोड्स, यस और नो? Yes, sir. आराम से निकाल सकते हैं, बिकॉज आई नो डिस्टेंस बिटवीन दीज वैल्यूज आल्सो ना। ये वैल्यू भी मुझे पता है और सेंटर लाइन से ये भी पता है। तो ये क्या हुआ, टोटल है सेंटर लाइन 12.5 फीट पे, ये मेरी डिस्टेंस है 1.34, ये टोटल 12.5 में से 1.34 की गया, कितना बचा 11.16, ये आ गया। इसी तरीके से ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, ये सेंटर 12.5 है, ये 1.5 घटाया, तो रिजल्टेंट का भी डिस्टेंस कितना आएगा, 11.16 आएगा। और रिजल्टेंट और 8 के बीच में कितना डिफरेंस है, टोटल था 3, तो रिजल्टेंट और 8 के बीच में कितना हुआ, ये 2.68 है, तो 0.32 हुआ कि नहीं हुआ, टोटल 3 है, ये 2.68 है, तो दिस इज 0.32 ओनली। Yes, sir. ये मेरा 0.32 है, ये मेरा 1.38 है, 1.34 प्लस 0.32 माइनस 12.5, तो आपकी 8 की भी डिस्टेंस आ जाएगी, इसी तरीके से 3 की भी आ जाएगी, इसी तरीके से 4 की आ जाएगी। और ये 4 की डिस्टेंस कितनी आ रही है, 6.84 आ रही है, 3 की कितनी आ जाएगी 8.84, 8 की कितनी आ जाएगी 10.84, और इसी रिजल्टेंट की हमें वैसे रिक्वायर्ड ही नहीं है, जस्ट रिजल्टेंट का जस्ट है आपको प्लेस करना है, जस्ट टू अप्रोच दिस न्यूमेरिकल। ये करने के बाद आपने क्या करना है, बेसिक स्टैटिक्स निकालनी और ए वाई की वैल्यू निकालनी। कैसे निकालोगे, जस्ट टेक मोमेंट अबाउट विच पॉइंट, ए वाई निकालना है तो कहाँ पे मोमेंट लोगे, B पे. बी पे। 0. Take moment about b equal to 0, anti-clockwise taking positive, 4 kilonewton into perpendicular distance, that is 6.84, this 6.84, 3 kilonewton perpendicular distance, 3 into 8.84, 8 into perpendicular distance 10.84 plus। अब आपने रिजल्टेंट नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग इंडिविजुअल लोड्स हियर, तो मुझे इंडिविजुअल लोड के साथ कंसिडर कर रहा हूँ, तो रिजल्टेंट काउंट मत कर लेना, ध्यान रखिएगा ये चीज़। 10 इंटू 13.84 ए वाई इंटू 25, ए वाई की वैल्यू आपकी आ गई 11.16 किलो न्यूटन। तो ये आपका रिएक्शन निकल गया यहाँ पे, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, ये आया अभी रिएक्शन। अब आपने निकालना है मोमेंट, मैक्सिमम मोमेंट निकालना है किस पॉइंट पे, अंडर द लोड 10 किलो न्यूटन, पहली बात। फिर 8 के लिए निकालेंगे, फिर 3 के लिए निकालेंगे, और 4 के लिए, जो आउट ऑफ दीज वैल्यूज मैक्सिमम आएगा वो क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम मोमेंट
of that vehicle if it is going to be passed through that beam. Fine. सर इफ अगर हम सिर्फ रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू लेकर निकालेंगे तब भी सेम आएगी? रिजल्टेंट के साथ ट्राई कीजिएगा, प्लीज ट्राई दैट वैल्यू इफ इट कम्स सेम और नॉट. आई थिंक सो दैट शुड बी, यू कैन कैलकुलेट, वेरी इजी टू कैलकुलेट. ये 25 sir. है, 25 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए. ए वाई डायरेक्ट निकल जाएगा, ए वाई में इशू नहीं है, डायरेक्ट आ जाएगा आपका वैल्यू. यस सर, यस सर. ए वाई विल कम्स आउट टू बी डायरेक्ट हियर. आप रिजल्टेंट ले सकते हो डायरेक्टली, ओके सर. यहाँ पे डायरेक्टली आप ले सकते हो, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड उतना ही है. क्योंकि 10 का इम्पैक्ट, 8 का इम्पैक्ट, 3 का इम्पैक्ट, 4 का इम्पैक्ट, इफ यू गेट डायरेक्ट वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट दैट इनटू द सेंटर, दैट विल कम्स आउट टू बी सेम ऑब्वियसली. mx सॉरी, मैक्सिमम एट 10 कितना आ जाएगा? आपने सेक्शन कट करना है. सेक्शन कहाँ पे कट करना है? जस्ट नियर बाय द, यहाँ पे बिल्कुल 10 के आगे, मीन्स 10 एंड पॉइंट हो यहाँ पे. ठीक है. अब आपकी ये रिएक्शन पता है, ये डिस्टेंस मुझे पता है, मोमेंट क्या आ जाएगा? 11.16 इंटू 11.16, दैट इज योर मैक्सिमम मोमेंट विच इज कमिंग आउट टू बी 124.55 किप्स पर फीट और किप्स फीट और किलो न्यूटन मीटर. आई नीड द वैल्यू. फाइन, समझ आया यहाँ तक? किसी को डाउट है? अब हम चलते हैं दूसरे केस में. अभी ये हमें नहीं पता है दिस वैल्यू इज मैक्सिमम वन और नॉट, बिकॉज सारे लोडों के लिए, लोड्स के लिए आपको डिफरेंट केस बनाना है. इसी तरीके से अप्रोच रिमेन सेम. दिस स्टेप until up to this you have to repeat 4 times. जितने लोड उतनी बार आपको रिपीट करना है. अब क्या करना है? 8 के लिए करना है. नाउ यू हैव टू प्लेस 8 किलो न्यूटन लोड लाइक दिस की रिजल्टेंट और सेंटर लाइन की डिस्टेंस है वो 8 से इक्वली अपार्ट हो. तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी थी? रिजल्टेंट और इसके बीच में ये थी हमारी 2.68. 8 और रिजल्टेंट के बीच में डिस्टेंस कितना है? 0.32. यस सर. इसको सेंटर पे इस तरीके से प्लेस करना है कि हाफ हाफ हो जाए. तो 0.32 का आधा कितना हुआ? 0.16. प्लेस लाइक दिस की रिजल्टेंट और 8 किलो न्यूटन सेंट्रोइड से 0.516 अवे हो दोनों साइड से. तो 0.16 पे प्लेस करो, दोबारा से डिस्टेंसेस कैलकुलेट करो, रिएक्शन कैलकुलेट करो, और फिर से आपने एब्सोल्यूट मैक्सिमम मोमेंट निकालना है सेम. और जो इसमें से, जैसा कि यहाँ पे हमने डिस्टेंसेस निकाल लिया, हम इस साइड से हम हर बार कैलकुलेट कर रहे हैं, तो डू नॉट ट्राई कि आपको बार बार इस साइड की रिएक्शन डिस्टेंसेस निकालने की जरूरत ही नहीं है. जस्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस वन, दैट्स इट. आप अगेन जब ये वैल्यू लोगे तो एफ आर को नहीं लेना है. एफ आर इज अ कंप्लीट वैल्यू ऑफ और रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ दोज ऑल लोड्स. ठीक है. अब यहाँ पे देखोगे तो 10 यहाँ पे है और 8 है. अब आपको आगे आगे चलते चले जाना है. अभी 8 के साथ मैक्सिमम वैल्यू आएगी, कितनी आएगी? कैन यू कैलकुलेट प्लीज, लेट मी नो. ए वाई आपका वैल्यू कितना आ रहा है इस केस में? बताओगे कोई? प्लीज कैलकुलेट द ए वैल्यू, ए वाई वैल्यू इन दिस केस. ट्वेल्व पॉइंट थ्री फोर प्लस 0.16 करना कितना आ रहा है? 12.34 प्लस 0.16, दैट इज 12.50 ओनली. यस सर. 12.50 इंटू 25 कीजिए प्लीज. सर 12.5 इंटू 25 312.5. डिवाइड बाय 25. 12.5. 12.5. ठीक है. तो रिएक्शन ए वाई क्या आ जाएगा? 12.5. फाइन. 5. और यहाँ पे अब आपने मोमेंट निकालना है, तो ये क्या आएगा? 12.5. अब आपने क्या निकालना है? ये मोमेंट ड्यू टू द 8 किलो न्यूटन. 12.5 इंटू 12.66 माइनस 10 इंटू 3 इक्वल टू 0. तो वो 8 की वजह से आ जाएगा. इसी तरीके से दोबारा आपने क्या करना है? 4 किलो न्यूटन का आएगा, इसी तरीके से 3 किलो न्यूटन का आएगा. आउट ऑफ दीज जो आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा दैट कम्स आउट टू बी योर एब्सोल्यूट मैक्सिमम. अब यहाँ पे शियर भी निकालना होता तो आपने क्या करना था? यहाँ पे बस इसकी जगह मूवमेंट जो इक्वेशन अप्लाई कर रहे हो क्या कर देना? सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेज इक्वल टू 0. तो 11.16 माइनस 10 माइनस वी इज इक्वल टू 0, 1.16 आ जाता है. सिमिलरली सारे केसेस के लिए आप निकाल सकते हो. जो मैक्सिमम वैल्यू देगा दैट इज अ मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर, एंड मैक्सिमम जो मोमेंट देगा दैट इज मैक्सिमम एब्सोल्यूट मोमेंट ओनली. So that's how you can get the value of maximum absolute. Any doubt related to this question you can ask. Most probably in the exams 10 marks generally they ask, and very easy or very
fixed marks to get. Actually, there is no chance to make a mistake in this kind of problem. Clear? Yes. सो दिस इज अ प्रॉब्लम, ट्राई टू सोल्व दिस. तो जैसा कि मैं अभी बता रहा था, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो देर आर 3 टायर्स. एक 2 किलो न्यूटन लग रहा है, 1.5 लग रहा है और 1 लग रहा है. टोटल लोड कितना आएगा? 2 प्लस 1.5 प्लस 1 दैट इज 4.5. अब ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे? टेक ए रेफरेंस एज 2, 2 इंटू 0 प्लस 1.5 इंटू 10 plus 1 into 15 by 2 plus 1.5 plus 1. तो that distance will comes out there. तो ये आपका इस पूरे वेट का सीजी आ रहा है. ठीक है, अब इसने 30 फीट इसके ऊपर मूव करना है, तो आपने एब्सोल्यूट मैक्सिमम मूवमेंट निकालना है मेरे लिए क्वेश्चन में. खत्म बात. सिंपल सा क्वेश्चन है, अगेन आप सोल्व कर सकते हो. डन. तो दीज आर द concept related to influence line. Now if you have any problem you can ask us. I will share this on YouTube also. I will upload some of the previous lectures also on the YouTube. You can refer by maybe tonight or by the tomorrow. You can see there. If you have, ओके सर. अगर अभी भी कोई डाउट है, you can ask. Most welcome. If other than if you have any other problems, you can ask. Yes, guys.